ड्रामा की स्टार्टिंग हमारी फीमेल लीड सूजी से होती है, जो कि एक माउंटेन गर्ल है। वो अभी यहाँ अपने प्रैक्टिस में लगी होती है, पर तभी उसकी नाक में से खून बहने लगता है और इतने में सिस्टम उसे बात करता है और उसे इस बारे में बताता है कि वो जल्द ही मरने वाली है, क्योंकि उसकी पूरी लक खत्म होने वाली है, इसलिए वो 1 महीने के अंदर गरीबी में मरेगी। ये सुनकर वो शॉक होती है, पर फिर सिस्टम उसे बताता है कि शहर के रिचेस्ट मैन का ग्रैंडसन अभी जल्दी मरने वाला है। उसका नाम फूजिन है, तो अगर वो उसे शादी कर लेगी तो फिर उसकी सारी इनहेरिटेंस जो कि बिलियन एसेट की है वो सब उसे मिल जाएगी और ऐसे वो अपनी लाइफ भी बढ़ा पाएगी। तो इस सुनते के साथ ही सूजी तो बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है कि अरे वाह, इतने सारे बिलियन एसेट्स मुझे मिल जाएंगे। फिर वो तुरंत ही माउंटेन से नीचे जाने का सोच लेती है और यहाँ हॉस्पिटल में पहुँचती है। सिस्टम सूजी को फूजिन के वार्ड तक लेके जाता है और वो यहाँ अंदर उसे झाँक कर देख रही होती है और सोचती है कि मैं रिचेस्ट मैन के ग्रैंडसन के साथ बस इनहेरिटेंस के लिए शादी करना चाहती हूँ, तो क्या वो मानेंगे। इतने में मास्टर यहाँ सूजी को देखते के साथ ही यहाँ पे फूजिन के ग्रैंडपा को बुलाकर इस बारे में बताने लगता है कि यही वो लड़की है जो कि आपके ग्रैंडसन को ठीक कर सकती है। तो फिर ग्रैंडपा तो सूजी को देखकर बहुत ज़्यादा खुश हो जाते हैं और तुरंत ही उसे पूछने लग जाते हैं कि क्या तुम मेरे ग्रैंडसन से शादी करना चाहोगी। तो सूजी शॉक हो जाती है कि वो यही चाहती थी और सामने से उसे ऑफर आ रहा है। ग्रैंडपा तो कह देते हैं कि अगर तुम मेरे ग्रैंडसन से शादी करोगी तो तुम्हें बदले में जो चाहिए रहेगा मैं वो तुम्हें दूंगा, तुम कुछ भी मांग सकती हो। तो सूजी तो बहुत ही खुशी खुशी कह देती है कि मुझे आपके ग्रैंडसन की पूरी इनहेरिटेंस चाहिए। ये सुन के वो शॉक हो जाते हैं और यहाँ पर सूजी उन्हें कहने लगती है कि मेरा मतलब है कि कहीं अगर आपका ग्रैंडसन मुझसे पहले ही मर गया तो फिर तो उसकी सारी इनहेरिटेंस मुझे मिलनी चाहिए ना। तो ग्रैंडपा भी मान जाते हैं कि ठीक है, फिर हमारे बीच में ये डील होती है। वो तुरंत ही उसे मैरिज एग्रीमेंट देते हुए कहने लगते हैं कि अगर तुम इस पर साइन करोगी और मेरे ग्रैंडसन से शादी कर लोगी तो फिर मैं तुरंत ही फॉर्मेलिटीज़ को कंप्लीट कर दूंगा। फिर तो सूजी बिना समझे बस बिना देखे साइन कर देती है और यहाँ पे फिर ग्रैंडपा तो बड़े खुश हो रहे होते हैं और इतने में डॉक्टर भी आकर गुड न्यूज़ सुना देता है कि यंग मास्टर फिर से जिंदा हो गए। ग्रैंडपा और मास्टर बड़े खुश होने लग जाते हैं, पर फिर डॉक्टर बताता है कि लेकिन उसके सारे ऑर्गन्स धीरे धीरे फेल हो रहे हैं और वो बस कुछ दिन के लिए जिंदा रहने वाला है। सूजी को मनी मन खुशी आ रही होती है क्योंकि वो मरेगा तो ही तो उसको इनहेरिटेंस मिलेगी। तब यहाँ ग्रैंडपा उसे मनाने लग जाते हैं कि अब तो तुम मेरे ग्रैंडसन फूजिन की वाइफ हो, तो चलो जल्दी से उसे देखने जाओ, आखिर तुम उसकी लकी वाइफ हो, तुम्हारी वजह से वो ठीक हो पाएगा। तो फिर सूजी अंदर फूजिन को देखने के लिए आ जाती है, जो कि कोई और नहीं हमारा मेल लीड है। यहाँ पर वो उसे देखकर सोच रही होती है कि मैंने एक्सपेक्ट नहीं करी थी कि ये इतना हैंडसम होगा, लेकिन बस इसके लिए अनलकी ये बात है कि ये जल्दी मरने वाला है। इतने में सिस्टम यहाँ फूजिन से भी बात करने लगता है और उसे कहने लगता है कि अब उसे जाग जाना चाहिए क्योंकि उसे अपना पहला मिशन मिल रहा है कि उसे अपनी वाइफ के साथ फिजिकल कांटेक्ट करना है, तो ही फिर वो जिंदा रह पाएगा। तो फूजिन फिर मन में उससे बात कर रहा होता है कि आखिर मेरे पास वाइफ का है और तुम कौन हो। तो फिर सिस्टम उसे अपने बारे में बताता है और कहता है कि जब उसका कार एक्सीडेंट हुआ था तभी उसकी लाइफ सिस्टम से जुड़ गई थी और अब उसे अपने आप को बचाने के लिए टास्क कंप्लीट करने होंगे। और उसका पहला टास्क यही है कि उसे अपनी इस न्यू वाइफ के साथ कांटेक्ट बनाने, नहीं तो फिर वो इमीडिएटली मर जाएगा अगर वो टास्क नहीं कंप्लीट करेगा। तो फूजिन को यकीन नहीं आ रहा होता है कि ये क्या चल रहा है। इतने में सिस्टम नंबर काउंटिंग करने लग जाता है और यहाँ उसे थोड़ा बहुत हिलता हुआ देखकर सूजी सोचती है कि अब वो मरने वाला है। तो वो खुशी के मारे उसका हाथ पकड़ के कहने लगती है कि फिक्र मत करो, तुम आराम से मर जाओ, तुम्हारे मरने के बाद मैं तुम्हारी प्रॉपर्टी का अच्छे से ध्यान रखूंगी, फिक्र करने वाली बात नहीं है। और इतने में फूजिन तो उठ के बैठ जाता है, तो वो शॉक हो जाती है। सूजी डर के मारे उसे पूछती है कि तुम इंसान हो कि भूत हो। तो फिर वो कहता है कि क्या अभी तुम ही मुझसे बात कर रही थी। सूजी कहती है कि माना कि मैंने बस इनहेरिटेंस के लिए तुमसे शादी करी हूँ, लेकिन तुम्हारी मौत का मुझसे कोई लेना देना नहीं है। तब यहाँ ग्रैंडपा भी आ जाते हैं और फूजिन को ठीक देखकर वो बहुत ही खुश होते हैं कि फाइनली तुम्हें होश आ गया, तुम्हें पता है तुम कितने दिनों से कोमा में पड़े हुए थे। तो फूजिन कहता है कि सॉरी ग्रैंडपा, मेरी वजह से आप इतने ज़्यादा परेशान हुए। तभी उसके ग्रैंडपा उसे सूजी के बारे में बताने लगते हैं कि ये तुम्हारी न्यू वाइफ है जिसके साथ मैंने तुम्हारी शादी करवाया। तो फिर फूजिन कहता है कि ग्रैंडपा आखिर ये कौन सा ज़माना है जहाँ पर आप मेरी शादी करवा रहे। तो फिर उसके ग्रैंडपा बताने लगते हैं कि इसने तुम्हारे साथ मैरिज कॉन्ट्रैक्ट साइन करी है, तभी तो तुम्हें होश आया है। देखो तुम्हारी ये वाइफ तुम्हारी लकी स्टार है, इसलिए अब से तुम्हें इसे अच्छे से ट्रीट करना है। पर फूजिन तो कह देता है कि नहीं, मैं इस शादी को बिल्कुल नहीं मानने वाला हूँ। तो इस सुनते के साथ ही सूजी मन में सोच रही होती है कि मुझे अपनी लाइफ अगर बढ़ानी ना होती तो इसे क्या लगता है कि मैं इससे शादी करना चाहती, बिल्कुल भी नहीं। फूजिन फिर सूजी से कहने लगता है कि मुझे नहीं पता मेरे ग्रैंडपा ने तुम्हें कितने पैसे दिए, लेकिन मैं कह रहा हूँ ना कि मैं तुम्हें इसका डबल दे दूंगा, तो मेरे साथ अपनी ये शादी तोड़ लो। पर तभी सिस्टम फूजिन को मरने की वार्निंग देने लगता है और उसे समझाता है कि उसे अभी 1 मिनट के अंदर सूजी को अपनी वाइफ के तौर पर एक्सेप्ट करना होगा और उन दोनों को ही एक दूसरे को हस्बैंड और वाइफ कहना होगा, यही उसका टास्क है। और फिर 1 मिनट का टाइमिंग शुरू हो जाता है और फूजिन को तुरंत ही हार्ट में पेन हो रहा होता है। तो यहाँ पे फिर उसके ग्रैंडपा उसकी फिक्र करने लग जाते हैं।
सूजी तो यहाँ पर उसे बताने लगती है कि उसके ग्रैंडपा ने ऑलरेडी उसे प्रॉमिस कर चुके हैं कि मैरिज एग्रीमेंट साइन करने के बाद ही वो उसे सारा इनहेरिटेंस दे देंगे, इसलिए वो चाहे कितना भी मना कर ले, शादी तो उनकी हो चुकी है। पर फिर इतने में फूजिन उसे कहता है कि मैं तुमसे शादी करने के लिए रेडी हूँ, और उसे वाइफ भी बोलता है। तभी यहाँ पर सिस्टम उसे बताता है कि अब उसके पास सिर्फ 20 सेकेंड बचे हुए हैं। तो फिर जल्दी से फूजिन सूजी को मनाने लगता है कि अब हमारी शादी हो गई है ना, तो तुम भी मुझे हस्बैंड बोलो। ये सुन के ग्रैंडपा खुश होने लग जाते हैं और कहते हैं कि तुम दोनों आपस में आराम से बातें करो, मैं चाहता हूँ डिस्चार्ज प्रोसीजर हैंडल कर लेता हूँ। ऐसा बोलकर वो जाने लगते हैं और बहुत ही खुश होकर जा रहे होते हैं कि मेरे ग्रैंडसन को अब अकल आई गई। सूजी सोचने पड़ जाती है कि इसका दिमाग खराब हो गया है या फिर रिच लोगों की ऐसी हॉबी होती है। तभी यहाँ फूजिन उसका हाथ पकड़ के जल्दी से उसे मना रहा होता है कि जल्दी मुझे हस्बैंड बोलो, और फिर सूजी तो सिस्टम के वार्निंग खत्म होने तक हस्बैंड बोल ही देती है। तो इस तरीके से फूजिन का ये टास्क कंप्लीट हो जाता है और सिस्टम उसे बताता है कि उसे अभी 2 घंटे की लाइफ मिल गई है। तो वो शॉक होता है कि यानी 2 घंटे बाद मैं मर जाऊंगा। फिर सूजी पूछ रही होती है कि हस्बैंड क्या मेरे लिए कोई और भी इंस्ट्रक्शंस है। तभी इतने में सिस्टम फूजिन को बताता है कि उसके 1 घंटे और बढ़ गए लाइफ के, अब उसके पास 3 घंटे। तो ये सुनकर वो फिर पूछता है कि आखिर मेरे लाइफ के घंटे कैसे इंक्रीज हुए। तो सिस्टम बताता है कि क्योंकि तुम्हारी वाइफ ने तुम्हें हस्बैंड बोली और वो जब भी ऐसा करेगी तो फिर तुम्हारे 1 घंटे और बढ़ जाएंगे लाइफ के। फिर फूजिन सूजी से कहने लगता है कि मुझे तुम्हारे मुंह से हस्बैंड सुनना बहुत ज़्यादा पसंद है, तो क्या तुम वापस बोलोगी। वो मन में सोचती है कि चलो जाने दो, आखिर मुझे इनहेरिटेंस के लिए सब बर्दाश्त क्या नहीं होगा। फिर वो उसे हस्बैंड बोलती है। यहाँ पर सिस्टम जिनको बताता है कि फिर 1 घंटे बढ़ गए। तो फिर वो खुश होकर बार बार उसे हस्बैंड बुलवा बुलवा कर बहुत सारे घंटे अपने बढ़वा लेता है और उसके पास लाइफ के पूरे 25 घंटे मिल जाते हैं। यहाँ पर सूजी तो परेशान हो जाती है और कहती है कि क्या बस हुआ। तो फिर वो खुश होकर कहता है कि अब से तुम मुझे पूरे 24 घंटे में सिर्फ हस्बैंड ही कहकर बुलाओगी। और फिर वो तुरंत ही अपने इंजेक्शंस वगैरह निकाल देता है और अपना रेडी होने जाता है। सूजी सोचती है कि मुझे वैसे ऐसा सोचना नहीं चाहिए, लेकिन अगर ये मरेगा नहीं तो आखिर मेरे पास पैसे कैसे आएंगे अपनी लाइफ को बढ़ाने के लिए। फूजिन फिर रेडी होने के बाद सूजी से कहता है कि चलो अब तुम मेरे साथ मेरे घर पे चलो। तो वो खुश होकर फिर उसके घर पे आ जाती है और उसका इतना बड़ा घर देखकर खुश होने लगती है कि वाह, रिच लोगों की लाइफ तो बड़ी डिफरेंट होती है। और फिर सूजी यहाँ फूजिन के घर पे रखी हुई सारी चीज़ों को देखकर सोच रही होती है कि अगर मैं इन सारे ट्रेजर को चुरा कर बेच दूँ तो मुझे कितने सारे पैसे मिल जाएंगे और फिर मैं इतनी अमीर हो जाऊंगी तो मेरी लाइफ बढ़ जाएगी। तभी इतने में सिस्टम उसे वार्निंग दे देता है कि अगर वो इलीगल तरीके से पैसे ऐसे कमाने की कोशिश करेगी तो फिर वो तुरंत ही मर जाएगी। ये सुनकर फिर सूजी तुरंत ही दूर होती है और देखती है कि फूजिन तो उसी को ही देख रहा होता है। वो इसकी ये सारी हरकतें देखने के बाद सोचता है कि आखिर मैंने ऐसी वल्गर लड़की के साथ शादी कैसे कर ली। और इतने में फूजिन को सिस्टम की तरफ से टास्क मिलता है कि उसे 5 मिनट के अंदर अपनी वाइफ के लिए अच्छा सा डांस करके दिखाना है जैसे मेल मॉडल लोग करते हैं। फूजिन शॉक हो जाता है और कहता है कि अगर मैं ये टास्क करने से मना कर दूँ तो फिर सिस्टम भी उसे समझा देता है कि फिर आगे से उसे कोई टास्क नहीं मिलेगा और फिर वो मर जाएगा। फूजिन सोचने पड़ जाता है कि फिर तो ऐसे मैं कल ही मर जाने वाला हूँ। तो फूजिन डिसाइड कर लेता है कि अब ये करना ही पड़ेगा, तो मैं हार नहीं मान सकता, मैं हर चीज़ से लड़ूंगा क्योंकि मुझे अपनी किस्मत से फाइट करना है। फिर वो सूजी का हाथ पकड़ के तुरंत ही उसे सामने बैठा देता है और जाके फिर वो डोर लॉक करता है और आगे बढ़ रहा होता है। तो ये डरते हुए कहने लगती है कि माना कि हम लोग हस्बैंड वाइफ है लेकिन हमारे बीच में सिर्फ कॉन्ट्रैक्ट वाला रिलेशन है, तो तुम मेरे साथ कुछ कर नहीं सकते। सूजी तो डरी जा रही होती है। इतने में फूजिन बस लाइट ऑफ करने के बाद म्यूजिक प्ले करते ही डांस करने लग जाता है। तो ये सोचती है कि चल क्या रहा है, क्या ये परवर्ट है। फिर ये उसका डांस देखकर खुश हो रही होती है और फूजिन बेचारा बहुत ही एम्बैरेस हो रहा होता है कि आखिर क्या क्या करना पड़ रहा है। फिर उसका मिशन कंप्लीट हो जाता है तो वो तुरंत ही लाइट ऑन कर देता है और यहाँ पर सूजी उसकी तारीफ कर रही होती है कि तुम्हारी हॉबी तो बड़ी अच्छी है। फूजिन फिर उसे बताता है कि मैंने सुना कि तुम जैसी लड़कियों को ऐसा डांस बहुत ही ज़्यादा पसंद है, इसलिए मेरी तरफ से तुम्हारे लिए वेडिंग गिफ्ट था। सूजी को तो शौक लग रहा होता है और वो हंसते हुए उसे थैंक यू ही बोलती है। फिर फूजिन उसे बता देता है कि मुझे दूसरों के साथ रूम शेयर करना बिल्कुल पसंद नहीं है, इसलिए मैंने मेड से कहकर तुम्हारे लिए दूसरा अच्छा रूम अरेंज करवा दियो, तो तुम जा सकती हो। सूजी खुश हो जाती है कि थैंक यू, मैं तुम्हारा ऑर्डर मानती हूँ। और फिर वो अपना जाने लगती है तो उसे डोर खुल ही नहीं रहा होता है। तो वो कहती है कि मेरे लिए डोर खोलने में हेल्प कर दो। फूजिन जैसे ही डोर खोलने जाता है तो इतने में उसे सिस्टम की तरफ से वापस से मिशन मिलता है कि उसे अपनी इस वाइफ के साथ सेम बेड शेयर करना होगा। ये सुनकर फिर फूजिन सूजी से कह देता है कि क्यों ना हम लोग साथ में सोए। ये सुनकर शॉक हो जाती है और कहती है कि हमारे बीच में सिर्फ कॉन्ट्रैक्ट मैरिज है। फूजिन समझाता है कि असल में बहुत सारे लोगों की हमारी फू फैमिली के ऊपर नज़र है, तो अगर हमारी इस फेक मैरिज के बारे में लोगों को पता लग गया ना तो फिर मेरी फैमिली का बहुत ही नुकसान होगा, हमारी कंपनी की स्टॉक प्राइस भी गिर जाएगी। ये सुनकर फिर सूजी सोचती है कि अगर स्टॉक प्राइस गिरी तो फिर कंपनी का नुकसान, और ऐसे तो फिर मुझे कितने कम पैसे मिलेंगे।
फिर वो मान जाती है और बैट के बीच में यहाँ पर बॉर्डर लाइन बना देती है और कहती है कि तुम इसे क्रॉस नहीं कर सकते, और हाँ, तुम्हें ये भी याद रखना है कि तुम मेरे खिलाफ कुछ भी गलत नहीं सोच सकते। फूजिन कहता है कि मुझे लड़कियों में कोई इंटरेस्ट ही नहीं है, और फिर वो अपना लेट जाता है। तो सूजी भी खुश होकर फिर अपना सोने लग जाती है। फूजिन सोचता है कि मुझे समझ नहीं आ रहा कि आखिर इस लड़की के क्लोज होने पर मुझे डिस्गस्टिंग क्यों नहीं फील होता। फिर इतने में सिस्टम यहाँ पर फूजिन को एक और टास्क देने लगता है और कहता है कि तुम्हें अपनी वाइफ से खुद को लोरी सुलवाना होगा सोने के लिए। ये सुनकर फूजिन शॉक होकर बैठ जाता है। सूजी फिर उससे पूछती है कि क्या हुआ है। तो फिर फूजिन कहता है कि क्या तुम मुझे लोरी सुना सकती हो ताकि मैं सो जाऊँ। तो सूजी को भी ये सुनकर शौक लगता है कि ये बोल क्या रहा है। सूजी उससे पूछने लगती है कि आखिर उसे हुआ क्या है, क्या वो एक डोमिनेटिंग सीईओ है जिसकी ऐसी अजीब अजीब सी हॉबीज़ है। तो फिर वो बताता है कि असल में जब से मेरा कार एक्सीडेंट हुआ है तो मुझे मेरी मॉम की लोरी की आवाज़ सुनाई देती थी, और उसको सुने बिना तो मुझे बिल्कुल ही नींद नहीं आती थी। और वो ये सब झूठे बहाने बनाकर सोच रहा होता है कि आखिर मैं ये सब बोल क्या रहा हूँ। फिर सूजी सोचती कि नहीं, मैं इसकी ऐसी अजीब सी रिक्वेस्ट नहीं मान सकती हूँ, नहीं तो ये पता नहीं मुझसे और भी कौन सी अजीब सी रिक्वेस्ट मनवाएगा। वो मना कर देती कि नहीं, मैं कोई लोरी नहीं गाने वाली हूँ, और अपना सोने का नाटक करती है। तो फिर फूजी ने उसे अपना कार्ड देते हुए पैसों का ऑफर करने लगता है कि अगर वो उसे लोरी सुनाएगी तो ये 2 मिलियन उसके होंगे। सूजी थोड़ा और पैसों की डिमांड करती है, तो फिर वो बढ़ाकर पूरे 8 लाख उसे देने के लिए मान जाता है। सूजी खुश होकर वो कार्ड ले लेती है, और यहाँ पर फिर सिस्टम उसे बताने लगता है कि क्योंकि अब उसके पूरे 8 लाख के एसेट्स हो गए तो उसकी लाइफ बढ़ गई है और उसे 1 महीना और 4 घंटे एक्स्ट्रा मिल चुके। वो बहुत ज़्यादा खुश होने लगती है। फिर सूजी उसको यहाँ पर लोरी नहीं बल्कि ज़ोर ज़ोर का गाना गा के टॉर्चर कर रही होती है। बेचारा उसके टॉर्चर से परेशान हो जाता है और सोचता है कि आखिर टास्क कंप्लीट करने के लिए क्या ये मुझे पूरा सुनना पड़ेगा। सूजी उससे लोरी में कही जा रही होती है कि सो जाओ मेरे प्यारे हस्बैंड। और फिर इस तरीके से लोरी सुन कर यहाँ पर सुबह हो जाती है, और सूजी की जैसी नींद खुलती है तो फूजिन को सोया हुआ देखकर ये सोचती है कि क्या ये मर गया है, कहीं ऐसा तो नहीं कि मेरी लोरी सुनने के बाद ये मर गया हो। फिर ये तुरंत ही उसकी सांसें चेक करने लगती है, तभी वो जाग जाता है। इतने में सूजी देखती है कि उसके कुछ बाल टूट गए, तो वो सोचती कि नहीं, मुझे अब जल्द से जल्द और पैसे कमाने के बारे में सोचना होगा, नहीं तो मेरी लाइफ तो ऐसी खत्म हो जाएगी। फिर इतने में फूजिन को यहाँ सिस्टम बताने लगता है कि क्योंकि कल रात उसकी वाइफ ने उसे लोरी सुना दी थी तो उसके उसे 8 घंटे मिल गए थे, लेकिन फिर सोने में भी घंटे कंज्यूम होते हैं तो उसके 6 घंटे फिर माइनस हो गए, और अब उसके पास सिर्फ 29 घंटे लाइफ के। फूजिन सोचता है कि सिस्टम कितना ज़्यादा कंजूस है, इसने मेरे 6 घंटे काट लिया सोने की वजह से। ये सोचकर वो गुस्सा हो रहा होता है। तभी सूजी कहती है कि क्या हुआ। वो कहती है कि चलो अब यहाँ पर आ जाओ और डोर खोल दो, मैंने कल रात तुम्हारी सारी बातें मानी थी ना। फूजिन कहता है कि वो तो कर दूंगा, लेकिन तुम्हें मुझे कुछ बोलना चाहिए ना, तुम भूल गई कि मैं तुम्हारा कौन हूँ। तो सूजी फिर चिल्ला चिल्ला कर कहती है कि हस्बैंड प्लीज़ दरवाज़ा खोल दो। तो फूजिन तो खुश होने लगता है क्योंकि सिस्टम उसे बताता है कि अब उससे 1 घंटे और मिल गए, पर इतने में वो उसे टास्क भी दे देता है कि उससे अब 30 सेकेंड के अंदर किसका टास्क कंप्लीट करना होगा, नहीं तो फिर वो इमीडिएटली मर जाएगा। फिर यहाँ पर नंबर काउंटिंग भी शुरू हो जाता है। तो फूजिन फिर सूजी से कहता है कि अब देखो हम लोग हस्बैंड वाइफ बन गए ना, तो हमें लोगों को शो करने के लिए किस भी करना चाहिए। तो कहती है कि आखिर हम किसे शो करने वाले हैं, यहाँ पर कोई भी नहीं है। तो फिर फूजिन उसे सॉरी बोलते हुए उसे किस करने के लिए आ रहा होता है, तभी सूजी तो उसे पंच मार देती है और वो नीचे गिरते के साथ ही बेहोश हो जाता है। ये सोच रही होती है कि ये तो पूरा परवट है। वो सोचने पड़ जाती है कि क्या ये अब मर चुका है, फिर अगर ये मर जाएगा तो मुझे तो इसकी पूरी प्रॉपर्टी मिल जाएगी, लेकिन मैं इसे ऐसे थोड़ी ना मारना चाहती हूँ। वो तुरंत ही उसकी सांसें चेक करने जाती है। फूजिन तो चाह रहा होता है कि मुझे किस कर लो, पर इतने में सूजी यहाँ पर खड़े हो जाती है और बाहर से ग्रैंडपा इन लोग की आवाज़ सुनकर डोर खोलने के लिए बोल रहे होते हैं। तो सूजी सोचती है कि मैं क्या करूँ, अब मैं उन्हें क्या एक्सप्लेन करूँगी। तभी इतने में यहाँ पर मेड की वजह से डोर लॉक खुल जाता है और डोर खुलते ही सूजी को धक्का लगता है और वो फूजिन के ऊपर आके गिरती है, और फिर ये एक्सीडेंटली इन लोग की किस हो जाती है, जिसकी वजह से फूजिन को होश आ जाता है और सिस्टम उसे बताता है कि उसका टास्क कंप्लीट हुआ और लाइफ टाइम इंक्रीज होते हुए अब उसे पूरे 39 घंटे मिल जाते हैं। ग्रैंडपा तो अंदर आते ही इन दोनों को ऐसे देखकर बड़े खुश हो जाते हैं और इन लोग को कंटिन्यू करने का बोलकर बहुत ही खुशी खुशी जाने लगते हैं। फिर सूजी तो अपसेट हो जाती है कि मेरी फर्स्ट किस तो चली गई, पर फिर उसे भूख भी लग रही होती है तो सोचती है कि इसे तो मैं बाद में सबक सिखाऊंगी, और वो अपने चली जाती है। तो फूजिन सोचता है कि लगता है वो शर्मा गई। वो ये चीज़ खुश होता है कि मेरे बेहोश होने पर उसने मुझसे पैसे की डिमांड नहीं करी बल्कि मुझे किस कर दी। इसका मतलब है कि वो इतनी भी ज़्यादा पैसों की लालची लड़की नहीं है बल्कि बहुत ही अच्छी भी है। फिर जैसे ही सूजी नीचे आती है तो यहाँ पे ग्रैंडपा के साथ बहुत सारी मेट्स उसका गुड मॉर्निंग करके वेलकम कर रही होती है।
सूजी शॉक हो जाती है। यहाँ पे ग्रैंडपा उसे बताने लगते हैं कि ये सारा गिफ्ट उसके लिए। तो फिर तो वो इतने सारे महंगे महंगे गिफ्ट देखकर बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाती है और सोचती है कि इन सब से तो मेरी लाइफ अच्छी खासी बढ़ जाएगी। तब यहाँ पर फूजिन ये सब देखने के बाद फिर से सोचने लगता है कि ये तो पैसों की लालची लड़की निकली, लेकिन अच्छी बात है कि इसे पैसे पसंद है। अब फ्यूचर में मुझे जो भी टास्क कंप्लीट करना होगा मैं इसे पैसों का लालच देकर ही अपने टास्क कंप्लीट करवा सकता हूँ। सूजी ग्रैंडपा को समझाने लगती है कि अगली बार से आपको मुझे गिफ्ट देने के लिए इतनी सारी मेहनत करने की जरूरत नहीं है, आप मुझे डायरेक्टली पैसे ही दे देना। फूजिन कहता है कि तुम मेरी वाइफ हो और अगर तुम पैसों की ऐसी लालची रहोगी तो फिर आखिर मेरी इज्जत का क्या होगा। सूजी कहती है कि अगर तुम्हें इज्जत की इतनी पड़ी है तो तुमने मुझसे शादी क्यों करी। ग्रैंडपा तो बड़े खुश हो जाते हैं और फूजिन से कहने लगते हैं कि अब तुम्हें कंट्रोल करने वाली आ गई है। और फिर वो सारे मेड्स को ऑर्डर दे देते हैं कि सूजी के सारे गिफ्ट को उसके रूम तक पहुंचा दो। तो वो कहती है कि रहने दो, आप लोगों को कहने की ज़रूरत नहीं है। और वो सभी से जाकर खुद ही ले लेती है और कहती है कि मेरे गिफ्ट को मैं खुद ही कैरी करके लेके चली जाऊंगी। तो ग्रैंडपा और खुशी के मारे हंस रहे होते हैं और सूजी सोचती है कि आखिर ये सब मेरी लाइफ है और मुझे इन्हें संभाल के रखना है। फिर दोनों ही ग्रैंडपा के साथ खाना खाने बैठते हैं और ग्रैंडपा सूजी से कहने लगते हैं कि जब से तुम इस घर में आई हो तब से मेरा ये ग्रैंडसन बिल्कुल एक नॉर्मल पर्सन की तरह बन गया है। तो सूजी हंसती है और वो स्लो से कहती है कि नॉर्मल पर्सन, मुझे तो ये बहुत ही बड़ा पागल लगता है। तो ये सब सुनने के बाद फूजिन को गुस्सा आ रही होती है, पर वो मन में सोचता है कि जाने दो, मुझे कंट्रोल करना पड़ेगा, आखिर मुझे अपनी लाइफ गेन करने के लिए पागल भी बनना ही पड़ेगा। फिर यहाँ घर पे फूजिन के अंकल और उसका कजिन आए होते हैं उसके मरने पे रोने धोने का नाटक करने के लिए। पर वो यहाँ फूजिन को ठीक ठाक देखकर शॉक हो जाते हैं और आपस में बातें करने लगते हैं कि ये क्या, ये तो मर गया होना चाहिए था ना, तो ये जिंदा कैसे? डॉक्टर ने तो बताया था कि ये मरने वाला है, तो डॉक्टर की रिपोर्ट गलत कैसे हो सकती है। सूजी सोचती है कि यानी इकलौती मैं नहीं हूँ जो चाहती है कि फूजिन मर जाए, ये लोग भी है। लेकिन ये जानने के बाद तो मुझे फूजिन के लिए और बुरा लग रहा है। फूजिन अपने अंकल से पूछता है कि अच्छा तो आप चाहते हैं कि मैं मर जाऊँ? तो फिर उसके अंकल तुरंत ही बहाना करते हैं कि तुम ये क्या बोल रहे हो, तुम्हें पता है तुम जब से बीमार हुए हो मैं तुम्हारे लिए प्रेयर कर रहा था कि तुम जल्दी से ठीक हो जाओ। फूजिन का कजिन भी यहाँ पर बताने लगता है कि डॉक्टर ने बताया था कि इस फूजिन की तबीयत इतनी ज़्यादा ख़राब है कि वो आज के दिन तक तो मर जाएगा, इसलिए मेरे डैड ग्रैंडपा की फिक्र करते हुए उनकी हेल्प करने आए थे कि वो इतने ज़्यादा दुखी होंगे तो फिनरल में हेल्प कौन करेगा। ग्रैंडपा इस बात पर बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाते हैं और इन लोगों को मारने लगते हैं और कहते हैं कि निकलो मेरे घर से। तभी सूजी तो बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है और कहती है कि क्या ये बात सच है कि फूजिन आज डेफिनेटली मर जाएगा। ये सुनकर यहाँ पर ये सारे लोग शॉक होकर उसे देख रहे होते हैं। तभी सूजी जल्दी से फिर रोने धोने का नाटक करते हुए फूजिन के पास आकर कहने लगती है कि आखिर मेरी लाइफ इतनी ज़्यादा मिजरेबल क्यों है कि अभी मेरी शादी हुई और मैं अभी विडो हो जाऊंगी। तो फिर फूजिन कहता है कि फिक्र मत करो, तुम जब तक मेरे साथ हो मुझे कुछ नहीं होने वाला। सूजी कहती है कि ये तो कितनी अच्छी बात है और मन मन सोचती है कि ऐसा कैसे चलेगा, अगर ये मरेगा नहीं तो मुझे इसकी प्रॉपर्टी कैसे मिलेगी अपनी लाइफ को बढ़ाने के लिए। ग्रैंडपा तो अभी भी फूजिन के अंकल और उसके कजिन पर गुस्सा हो रहे होते। तभी फूजिन अपने अंकल से पूछता है कि आप क्लियरली बताओ ना कि आप यहाँ पर आए क्यों। तो फिर अंकल और उसका ये बेटा दोनों यहाँ पर बता देते हैं कि असल में उन्हें कंपनी चाहिए और क्योंकि वो कंपनी का मेजर शेयर होल्डर है तो फिर उसके जाने के बाद कंपनी में तो प्रॉब्लम आएगी ना, स्टॉक प्राइस गिर जाएगा। इसलिए यहाँ पर फूजिन के अंकल तो ग्रैंडपा को समझाने लगते हैं कि डैड इसलिए मैं कह रहा हूँ कि आप मुझे इस सबसे ज़्यादा शेयर्स दे दो ताकि फिर मैं कंपनी संभालूँ और कंपनी के सारे शेयर्स किसी आउटसाइडर के हाथ में ना जाए। और उनका मतलब होता है यानी कि फूजिन की वाइफ इस सूजी के हाथ में। सूजी इस बात पर बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाती है और फूजिन के सामने आकर इन लोग से लड़ने लगती है कि अगर तुम लोग फूजिन के शेयर्स लेने की कोशिश करोगे तो अच्छा नहीं होगा, वो मेरी चीज़ है, तुम लोग मेरी चीज़ में बंटवारा नहीं कर सकते। और मन में सोचती है कि बिना शेयर्स के मुझे आखिर इनहेरिटेंस में क्या ही मिलेगा। तभी ग्रैंडपा तो बहुत ज़्यादा खुश हो जाते हैं और फूजिन से कहने लगते हैं कि देखो तुम्हारी वाइफ तो कितनी अच्छी है, तुम्हें प्रोटेक्ट कर रही है। फूजिन भी सोचने पड़ जाता है कि वैसे ये सच में मुझे प्रोटेक्ट करते हुए कितनी क्यूट लग रही है। तभी अंकल चिल्लाते हुए कहने लगते हैं कि तुम बस एक छोटी सी लड़की हो, हमारे बीच में मत आओ। तभी फूजिन तो अपने अंकल को दूर कर देता है और उन्हें समझा देता है कि मेरी वाइफ को बुली करने की सोचना भी मत। तो फिर उसके अंकल शॉक होते हैं कि आखिर इस लड़की ने तुम्हें ऐसा क्या कर दी है जो तुम इसकी इतनी साइड ले रहे हो, इससे प्रोटेक्ट कर रहे हो। तो फूजिन कह देता है कि ये मेरी वाइफ है, मेरी जिम्मेदारी है इसे प्रोटेक्ट करना। तो इसकी बातें सुनकर फिर सूजी उसे देखती रह जाती है कि वो कितना कूल लग रहा है। वो सोचती कि नहीं, मैं ऐसी लव स्ट्रक थोड़ी ना हो सकती हूँ, मुझे तो बस इसके पैसे चाहिए। तो फिर अंकल यहाँ फूजिन को समझाने लगता है कि देखो तुम मरने वाले हो और फिर भी इसने तुमसे शादी करी, इसका मतलब है कि ये बस तुम्हारे पैसों के पीछे, ये कोई तुमसे प्यार नहीं करती। तो फूजिन कहता है कि अगर इसे पैसे चाहिए तो मेरे पास पैसे है, तो फिर हम दोनों एक दूसरे के लिए परफेक्ट मैच है। सूजी तो शौक रह जाती है कि आखिर ये मेरी इतनी साइड क्यों ले रहा है, क्या मैं इसके लिए इतनी इंपॉर्टेंट हूँ। वो सोचती कि नहीं,
ये ज़रूर इसलिए कर रहा है क्योंकि आखिर अंकल के सामने इसे फेक कपल बनने का प्रिटेंड जो करना है। तो अंकल कहने लग जाते हैं कि अच्छा तुम लोग की अभी शादी हुई और तुम इन लोग इतनी जल्दी लवी डवी हो गए, ऐसा कैसे हो सकता है। तभी यहाँ पर फिर कजिन भी कहने लग जाता है कि ग्रैंडपा कहीं ऐसा तो नहीं कि जो मास्टर ने इस लड़की और कजिन की शादी करवाया है, क्या पता वो इस लड़की के साथ मिला होगा और इन लोगों की प्लानिंग होगी। तो फिर ग्रैंडपा इस बात पर उसे चिल्लाते हैं और कह देते हैं कि अगर उसने और बकवास किया तो वो उसे फू फैमिली से ही बाहर निकाल देंगे। तभी अंकल कहने लग जाता है कि डैड अब तो मुझे और लगता है कि शेयर्स आपको मुझे दे ही देने चाहिए, क्योंकि अगर इस फूजिन को कुछ हो जाता है तो फिर इस आउटसाइडर लड़की को ही सारे शेयर्स मिल जाएंगे और मैं ऐसा नहीं होने दे सकता। तो ग्रैंडपा चिल्लाकर कह देते हैं कि सूजी अब फूजिन की वाइफ है तो वो ऑलरेडी इस फैमिली की मेंबर है, कोई आउटसाइडर नहीं। और यहाँ पर फिर फूजिन भी सूजी का हाथ पकड़ते हुए अपने इस अंकल को समझा देता है कि सूजी मेरी फैमिली है, ना कि आप। सूजी याद करने लग जाती है कि जब वो छोटी थी तो वो अपने डैड को मना रही थी कि वो उसे घर से बाहर ना निकाले, क्योंकि उसकी मॉम ने उसे हमेशा बताई है कि फैमिली हमेशा साथ में रहते हैं। तो भी उसके डैड उसे घर से बाहर फेंक देते। ये सब याद करके सूजी तो शौक हो रही होती है कि इसे और मुझे मिले हुए सिर्फ एक ही दिन हुआ है और इतनी जल्दी इसने मुझे फैमिली भी मान लिया। तभी अंकल तो कह देते कि देख लेना, ये ज़रूर यहाँ पर बस पैसे के लिए आई है और एक बार बस इसे पैसे मिल जाएंगे ना तो फिर ये दूसरे मैन को सपोर्ट करने के लिए चले जाएगी। इस बात पे ग्रैंडपा बहुत ज़्यादा गुस्सा होते हैं और डंडे लेकर इन दोनों को मारने के पीछे पड़ जाते हैं और ग्रैंडपा के डर से फिर वो दोनों घर छोड़कर यहाँ से भाग जाते हैं। तब यहाँ पर सूजी और फूजी नोटिस करते हैं कि दोनों ने हाथ पकड़े हुए, तो जल्दी से दोनों अपना हाथ छोड़ देते हैं। फूजिन कुछ कहने जाता है तो सूजी कहती है कि कोई बात नहीं, मैं समझ गई, तुम अब तक जो भी बिहेव कर रहे थे वो इसलिए क्योंकि तुम डर रहे थे कि तुम्हारे अंकल तुम्हारे शेयर्स ले लेंगे। तो फूजिन फिर उसे कुछ भी एक्सप्लेन नहीं करता है और तभी यहाँ पे ग्रैंडपा तो इस बात पर गुस्सा हुए जा रहे होते हैं कि फूजिन के अंकल कितने ज़्यादा ख़राब है, वो चाह रहे हैं कि वो बस मर जाए। यहाँ पर सूजी ये सुनकर सोचती है कि अगर इन लोगों को भी ये पता लग गया कि मैं भी यही चाहती हूँ तो फिर मेरा क्या होगा। फिर वो जल्दी से जाकर जो ग्रैंडपा ने उसे ज्वेलरी सारे गिफ्ट करे थे उन्हें उठाने लग जाती है और कहती है कि ये बहुत कीमती है ना, तो मैं इसे बैंक में रखने जा रही हूँ। फूजिन कहने लगता है कि इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, मैं बैंक वाले को इधर बुला लेता हूँ। तो ये कहती कि नहीं, मैं खुद चली जाऊँगी क्योंकि मुझे भी यहाँ की दुनिया देखनी है। वो जैसी बाहर जा रही होती है तभी ग्रैंडपा फूजिन को समझा रहे होते हैं कि तुम भी उसके साथ शॉपिंग करने जाओ या फिर उसे पैसे दो। तो फूजिन फिर सूजी को रोकता है और तुरंत ही उसके अकाउंट में 50 मिलियन ट्रांसफ़र करके कह देता है कि तुम्हें जो शॉपिंग करना है तुम कर सकती हो। तो वो तो इतने सारे पैसे सुनकर और खुश हो जाती है और उसे बाय बोलकर चली जाती है। यहाँ पर फूजिन तो बस सोच रहा होता है कि सच में इसे पैसों से कितने ज़्यादा प्यार है, जैसे यही उसकी ज़िंदगी है। लेकिन आखिर वो ऐसे तो और भी ज़्यादा क्यूट लग रही थी। दूसरी तरफ जैसे ही सूजी बाहर आती है तो सिस्टम उसे बताने लगता है कि उसे अच्छे खासे पैसे फिर से मिल गए और इससे उसकी 10 दिन की लाइफ और बढ़ गई है। सूजी सोचती है कि वैसे अब ये फूजिन मरेगा कब, लेकिन चलो जाने दो, अभी मेरे पास जो पैसे हैं उससे मैं 10 दिन तक तो जी सकती हूँ। वो खुश होकर यहाँ से जा रही होती है। तभी यहाँ कार में अंकल और कजिन बैठकर इनसे ही देख रहे होते हैं। फूजिन का कजिन यहाँ पर अपने डैड से कह रहा होता है कि डैड आखिर हम क्या करें, वैसे भी अगर वो फूजिन मर भी गया तो उसके सारे शेयर्स तो इसे ही मिल जाएंगे, तो क्यों ना हम इस लड़की का भी कार एक्सीडेंट करवा दें। तो अंकल कहते हैं कि वैसे भी एक मामूली सी लड़की है, ये हमारा क्या ही बिगाड़ लेगी। और रही बात फूजिन की तो हमने डॉक्टर से उसकी रिपोर्ट ऑलरेडी पता कर चुके कि वो जल्द ही मर जाएगा, उसकी कंडीशन ठीक थोड़ी ना है। बस एक बार हमें ये काम करना है कि उसकी मेडिकल कंडीशन के बारे में पब्लिक में सभी को बता देना है और फिर जब कंपनी पे असर पड़ेगा तो हम सारे शेयर होल्डर को मना लेंगे ताकि वो फूजिन को फोर्स करके सारे शेयर देने पर मजबूर करें। तो कजिन तो बड़ा खुश जाता है कि डैड आप तो कितने ज़्यादा चालाक हो। तो फिर उसके डैड उसके सर पे मारते और कहते हैं कि तुम भी अगर फूजिन की तरह थोड़े से भी चालाक होते तो मुझे इतनी मेहनत ना करनी पड़ती, चलो अब। दूसरी ओर फूजिन को उसके असिस्टेंट की कॉल आती है, जिसके बाद उसे पता लग जाता है कि उसके कार एक्सीडेंट के पीछे किसी और का नहीं बल्कि उसके अंकल का ही हाथ था। फिर यहाँ पर तो वो सोच लेता है कि उसके अंकल फिर तो ऐसे नहीं बैठेंगे, अगर उन्हें शेयर्स नहीं मिलेगा तो वो कुछ ना कुछ ज़रूर करेंगे। तभी ग्रैंडपा आते हैं और फूजिन से कहने लगते हैं कि तुम्हें सूजी के साथ शॉपिंग करने जाना चाहिए था, देखो अभी भी टाइम है, जल्दी से उसके साथ शॉपिंग करने जाओ। तो फूजिन तो मना करने लगता है कि मुझे शॉपिंग वगैरह बिल्कुल पसंद नहीं है, मैं नहीं जाऊँगा। तभी इतने में सिस्टम उसी वक्त ही फूजिन को टास्क देता है कि उसे अभी 10 मिनट के अंदर अपनी वाइफ के साथ शॉपिंग करने जाना होगा और उसके लिए पूरे 10 मिलियन की चीज़ें खरीदनी होगी और ये काम इमीडिएटली होना चाहिए। तो फिर फूजिन अपने ग्रैंडपा से मान जाता है कि ठीक है मैं उसके साथ शॉपिंग करने जा रहा हूँ और वो तुरंत ही निकलता है। तो ग्रैंडपा तो बहुत ज़्यादा हैप्पी हो जाते हैं। फूजिन यहाँ से निकलते हुए अपने असिस्टेंट को बोलकर सूजी की लोकेशन पता करवा लेता है। दूसरी ओर हम देखते हैं कि सूजी तो एक ज्वेलरी शॉप में गई होती है ये सारी ज्वेलरी का बॉक्स देने के लिए
और उसके बदले में पैसे लेने के लिए। तो यहाँ पर फिर वो स्टाफ टोटलिंग करती है और उसे बताती है कि इन सारी ज्वेलरी का प्राइस पूरा 10 मिलियन होगा। तो सूजी ये सुनकर बहुत ही खुश हो जाती है कि ये तो अच्छे खासे पैसे हैं। फिर वो पैसे उसके अकाउंट में मिल जाते हैं और सूजी खुश होकर जा रही होती है कि अब इतने पैसों से वो आधे साल तक जी सकती है। यही सोचकर वो चेक को खुशी खुशी लेकर जा रही होती है। इतने में इसे यहाँ फूजिन मिल जाता है। वो सोचती है कि अब उसे एक्सप्लेन करना पड़ेगा, पर तभी वो उसे पकड़ के यहाँ एक कपड़ों की स्टोर में लेकर आता है और सारे के सारे कपड़े स्टोर के ऑर्डर कर देता है कि वो सब पैक कर दो, मुझे अपनी वाइफ को देने हैं। सूजी पूछती है कि क्या तुम पागल हो गए हो? तो फुजिन तो बस यहाँ पर ऑर्डर दिए जा रहा होता है कि जल्दी जल्दी करो। फिर यहाँ पर सारे स्टाफ उन कपड़ों को पैकिंग कर रहे होते और फुजिन बता देता है कि असल में ग्रैंडपा ने मुझे भेजे तुम्हारे साथ शॉपिंग करने को। तो वो कहती है कि लेकिन आखिर तुम सारा का सारा स्टोर खाली क्यों करवा रहे हो? तो वो कहता है कि आखिर तुम मेरी फैमिली हो, मेरी वाइफ हो, तो आखिर मैं तुम्हें एम्बेरस होने कैसे दे सकता हूँ? मैं तुम्हें कोई चीज़ की कमी नहीं होने दूंगा। वो सोच में पड़ जाती है कि ये मुझे फैमिली मानता है और मैं सोचते रहती हूँ कि ये मर जाए, तो क्या मैं इतनी ज़्यादा बुरी हूँ? अगर ये हार्टलेस होता तो ज़्यादा अच्छा होता, फिर मुझे गिल्टी नहीं फील होता। फिर यहाँ पर स्टाफ सारा कपड़ा पैकिंग करने के बाद यहाँ पर फुजिन को टोटलिंग करके बता देते हैं कि सभी का प्राइस 99 मिलियन है। तो फिर ये सुनकर वो कहता है कि आखिर इतना कम कैसे? देखो एक काम करो, प्राइस बढ़ा दो और 10 मिलियन कर दो। सूजी ये सुनकर शॉक हो रही होती है और सोचती है कि क्या अमीर लोग इस तरीके से शॉपिंग करते हैं कि इन्हें जो अमाउंट खर्च करना है वो पूरा खर्च करके ही रहेंगे। तभी इतने में स्टाफ बताते हैं कि एक स्कार्फ तो रह ही गया था। तो फिर वो लोग जब उसको मिला देते हैं तो पूरा प्राइस 10 मिलियन हो जाता है। तो सिस्टम फिर तुरंत ही उसे बताता है कि उसने टाइम पर अपना टास्क कंप्लीट कर लिया। फुजिन ऑर्डर कर देता है कि ये सारी चीज़ें मेरे घर तक पहुंच जानी चाहिए और फिर वो सूजी को चलने बोल रहा होता है। तभी इतने में सूजी तो यहाँ स्टाफ से बातें करती है कि एक्चुअल में ना मुझे ये सारी ड्रेसेस नहीं चाहिए, आप इसके बदले में मुझे सारे पैसे रिफंड कर देना। तो फिर स्टाफ कहती है कि ठीक है वो तो हो जाएगा, लेकिन उसके लिए 1 हफ्ता लगेगा और वो पैसा मिस्टर फुजिन के अकाउंट में जाएगा। सूजी फिर सोचती है कि नहीं, एक काम करो, मुझे कुछ भी रिफंड नहीं करना है, मैं ये सब ले लूँगी। और फिर वो जल्दी से यहाँ फुजिन के पास आ जाती है और सोच में पड़ जाती है कि मुझे तो इसे देखकर लगता ही नहीं है कि इसकी तबीयत भी ख़राब है, तो कहीं ऐसा तो नहीं कि सिस्टम से ही गलती हुई होगी, ये थोड़ी ना मरने वाला लगता है। वो उसे पूछने लग जाती है कि क्या तुम्हें कहीं पर दर्द हो रहा है? फुजिन पूछता है कि तुम्हें मेरी फिक्र हो रही है? तो सूजी कहती है कि मैं तुम्हारी वाइफ हूँ तो ऑफकोर्स मुझे तुम्हारी फिक्र हो रही है। तो कहता है कि अब तुम इतनी केयर कर ही रहे हो तो मैं बता दूँ कि मेरे अंदर अभी बिल्कुल एनर्जी नहीं है, तो तुम मेरा हाथ पकड़ लो। तो सूजी तो खुशी खुशी पकड़ लेती है और इतने में फुजिन को यहाँ सिस्टम टास्क देने लगता है कि उसे अभी इसी वक्त अपनी वाइफ को उठा के स्क्वेट्स करने हैं और ये तुरंत करना होगा। फुजिन सोचता है कि सच में ये सिस्टम हमेशा मेरे खिलाफ ही जाता है। फिर वो तुरंत ही सूजी को उठाकर स्क्वेट्स करने लगता है। तो वो तो शौक रह जाती है कि ये चल क्या रहा है। वो पूछती है कि तुम तो कह रहे थे कि तुम्हारे अंदर एनर्जी नहीं है। तो फिर वो बताता है कि असल में अभी मेरे अंकल का भेजा हुआ एक बंदा हम लोग की सीक्रेटली फ़ोटोज़ ले रहा था, तो इसलिए मैंने ये सब नाटक किया ताकि उन्हें शक ना हो कि हमारे बीच में कुछ भी नहीं है। आखिर अंकल ये सब इसलिए कर रहे हैं ताकि वो मेरे से सारे शेयर्स छीन सके। तो शेयर्स का नाम सुनकर सूजी तुरंत ही उसे सपोर्ट करने लग जाती है और कहती है कि फिर तो मैं भी तुम्हारे अंकल के साथ फाइट करने वाली हूँ। तभी इतने में फुजिन को यहाँ पर सिस्टम बताने लगता है कि अभी इसी वक्त ही उसे सूजी के साथ हॉरर मूवी देखने जाना होगा। तो यहाँ पर फिर वो सूजी को पूछता है कि हम लोग मूवी देखने चलते। तो सूजी तुरंत ही मना कर देती कि नहीं, मुझे तो नींद आ रही है, हम लोग घर चलते। तो फिर फुजिन बेचारा बनने का नाटक करते हुए कहने लगता है कि बचपन से ही किसी ने भी आज तक मेरा इतना साथ नहीं दिया और हमेशा से ही मैं अकेला हूँ। तो सूजी फिर उसके ऊपर तरस खा के उसके साथ मूवी देखने के लिए मान जाती है। जब दोनों यहाँ मूवी थिएटर में इस हॉरर मूवी को देख रहे होते हैं तो फुजिन तो बहुत ज़्यादा डर रहा होता है और सूजी तो बिल्कुल ही नहीं डर रही होती है और वो तो मज़े में पॉपकॉर्न एंजॉय कर रही होती है और यहाँ फुजिन डर डर कर उसे बस पकड़ रहा होता है। और वो सूजी से पूछता है कि आखिर तुम्हें क्यों नहीं डर लग रहा है? तो सूजी कहती है कि क्योंकि ये मूवी के भूत तो पूरे नकली है और ऊपर से मैं तो माउंटेन में रही हूँ, वहाँ पर रात में कितनी सारी जानवरों की आवाज़ आती थी, तो तब मैं वहाँ नहीं डरी, तो इससे क्या डरूंगी। तो फिर वो कहता है कि तुम माउंटेन पर रहने क्यों गई? तो सूजी बताती है कि मेरी मॉम के गुजरने के बाद मेरे डैड को लगा कि मैं उनके लिए बहुत ही अनलकी हूँ, इसलिए 8 साल की उम्र में उन्होंने मुझे माउंटेन पर भेज दिया। ये सुनने के बाद फुजिन को बहुत ही बुरा लगता है कि आखिर तुम्हारे डैड कितने ज़्यादा हार्टलेस थे, वैसे तुमने वहाँ पे सरवाइव कैसे करी। तो कहती है कि वैसे भी वो पुरानी बातें, कम से कम मेरे मास्टर और जो मेरे साथी थे वो लोग तो अच्छे थे ना, तो इसलिए मैं वहाँ पे रह ली। फुजिन उसे कंसोल करने लगता है कि अब तुम फिक्र मत करो, अब मैं तुम्हारे साथ हूँ और मैं तुम्हारी फैमिली हूँ और तुम तो मेरी लकी स्टार हो, तुम कोई अनलकी नहीं हो, तुम तो उल्टा बहुत ही अच्छी हो। सूजी अपने मन में सोचने लग जाती है कि मैं इसे बिल्कुल भी लाइक नहीं कर सकती क्योंकि फिर मैं इसे मरते हुए नहीं देख पाऊंगी। फिर वो कहती है कि तुम्हें मुझे कंफर्ट करने की ज़रूरत नहीं है, मैं बिल्कुल ठीक हूँ।
फूजिन को फिर से सिस्टम की तरफ से टास्क मिलता है कि उसे सूजी के सामने बहुत ही फ्लटी लाइन्स सुनानी है और उसे शाये कर देना है। तो फिर यहाँ पर ये जल्दी से इंटरनेट पे सर्च करके उसे वो सब जब लाइन सुनाने लगता है तो सूजी शॉक होती है और पूछती है कि तुम पागल हो गए हो। तो यहाँ पर ये अलग अलग रोमांटिक लाइन उसे सुना रहा होता है। तो सूजी बहुत ही शाय हो जाती है और फिर फूजिन का टास्क कंप्लीट हो जाता है। इतने में फिर उसे असिस्टेंट की कॉल आती है और वो बता देता है कि असल में उसके अंकल उसके कंपनी आए हुए हैं सारे शेयर होल्डर को उसके अगेंस्ट भड़काने के लिए। तो फिर ये इस बारे में सूजी को बताकर तुरंत ही निकलने जा रहा होता है। तो सूजी कहती है कि मैं भी तुम्हारे साथ चलूंगी। दूसरी ओर हम देखते हैं कि फूजिन के अंकल यहाँ कंपनी के मीटिंग में सभी शेयर होल्डर के सामने कह रहे होते हैं कि फूजिन की क्योंकि हेल्थ कंडीशन ठीक नहीं है और जल्द ही वो इस दुनिया में भी नहीं रहेगा, तो इसलिए उसकी जगह वो उसके शेयर्स लेकर कंपनी संभालने वाले और सारे शेयर होल्डर को वो सपोर्ट देने के लिए बोल रहे होते हैं। तो सभी शेयर होल्डर को तो शौक लगता है। इतने में यहाँ पर फूजिन पहुँच जाता है और वो कहता है कि मेरी हेल्थ बिल्कुल ठीक है, तो अंकल मेरे बारे में झूठ बोलना बंद करो, और वो अपनी जगह पे बैठ जाता है। तभी सारे शेयर होल्डर आपस में इस बारे में बात कर रहे होते हैं कि मिस्टर फूजिन तो कभी कोई लड़की में इंटरेस्टेड थे ही नहीं ना, तो उनके साथ ही कौन सी लड़की आई हुई है। तभी फूजिन सभी को सूजी से इंट्रोड्यूस करवाने लगता है कि ये मेरी वाइफ है सूजी, और मैंने ऑलरेडी विल बना चुका हूँ कि अगर कभी मुझे कुछ होता है तो मेरी सारे के सारे शेयर्स सिर्फ और सिर्फ मेरी वाइफ को जाएंगे और किसी और को नहीं। सूजी सोचने पड़ जाती है कि ये सच बोल रहा है या फिर अपने अंकल को दिखाने के लिए झूठ बोल रहा है। तभी यहाँ पर फूजिन तो सारे शेयर होल्डर को अपनी रिपोर्ट बताने लगता है कि उसके अंकल डॉक्टर्स को बोलकर उसके बारे में झूठी रिपोर्ट बनाए हुए थे, जबकि उसकी कंडीशन बिल्कुल ठीक है। तो फिर इस बात पर शेयर होल्डर को बहुत गुस्सा आता है कि आखिर ये कैसा अंकल है जो कि अपने नीफ्यू को झूठा फंसा रहा था। इसलिए वो सभी तो इस अंकल का साथ देने के लिए मना कर देते हैं कि तुम तो बिल्कुल भी कंपनी संभालने लायक हो ही नहीं, हम सिर्फ मिस्टर फूजिन के साइड है। और वो लोग मीटिंग छोड़कर चले जाते हैं। फिर अंकल यहाँ पर फूजिन को गुस्से में चिल्लाकर कह रहा होता है कि मैंने तो कोई डॉक्टर को पैसे नहीं दिया हूँ, और तुम्हारी जो ये रिपोर्ट थी जिसमें डॉक्टर ने बताया था कि तुम मरने वाले हो, ये असली थी, मैं कोई झूठ नहीं कह रहा हूँ। तो सूजी कहती है कि यानी मुझे इनहेरिटेंस जल्दी मिलने वाली है, लेकिन आखिर मुझे इसके लिए बुरा क्यों लग रहा है। फूजिन तभी सूजी से कहता है कि तुम फिक्र मत करो, मैं अभी बिल्कुल ठीक हूँ। फिर फूजिन अपने अंकल को समझा देता है कि देखो, अच्छा ही होगा कि आप मेरे पीछे पड़ना छोड़ दो, नहीं तो जो आपने मेरा कार एक्सीडेंट करवाए थे इस बारे में मैं अगर पब्लिक कर दूंगा तो फिर आप बर्बाद हो जाओगे। अंकल शॉक होता है कि तुम्हें इस बारे में पता चल गया। फिर यहाँ फूजिन तो कुछ नहीं कहता और सूजी को लेकर चला जाता है। फिर अंकल सोचता है कि तुम्हें पता भी लग गया तो क्या हुआ, तुम्हारी लाइफ को कोई नहीं बचा सकता। फिर फूजिन और सूजी जब कार से जा रहे होते हैं तो अंकल का भेजा हुआ बंदा इन लोग का एक्सीडेंट करवा देता है। पर यहाँ पर सूजी को चोट लगने से पहले फूजिन उसके सामने आ जाता है, तो उसे बहुत ज़्यादा चोट लग जाती है और सूजी तो बच जाती है। इतने में सिस्टम उसे बताने लगता है कि ये कार 1 मिनट के अंदर फट जाने वाली है, तो उसे जल्दी से भाग जाना चाहिए। तो सूजी जल्दी से कार से निकल के भाग रही होती है। पर इतने में उससे फूजिन का ख्याल आता है। ये ख्याल आता है कि उसने हर बारी उसका कितना ख्याल रखा है, उसे प्रोटेक्ट किया है। तो फिर वो 20 सेकंड बचे होने के बावजूद जल्दी से कार के अंदर आ जाती है और फूजिन को कैसे कैसे करके बाहर लेकर आती है और कहती है कि मैं तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगी। और जैसे ही थोड़ा ये लोग दूर पे आते हैं तभी कार फट जाती है और फूजिन सूजी को देख रहा होता है कि उसने उसे बचाई। इसके बाद जब सूजी को हॉस्पिटल में होश आता है तो फिर यहाँ पे एक ग्रैंडपा खड़े होते हैं और सूजी जिनके बारे में उनसे पूछने लगती है कि वो कहाँ पर है। इतने में वो उसे बताते हैं कि बहुत ही बुरा हुआ और टीवी में भी बैड न्यूज़ आ रही होती है कि फूजिन के कार का एक्सीडेंट हो गया। तो सूजी अपसेट हो जाती है कि फूजिन को कुछ हो गया है। वो बहुत ज़्यादा यहाँ परेशान होने लगती है। तो अभी इतने में फूजिन बताता है कि मैं यहीं पर ही हूँ। वो देखती है कि वो तो बाजू वाले बेड पर ही लेटा होता है। और यहाँ पे वे ग्रैंडपा बताते हैं कि वो बस उसके साथ जोक कर रहे थे, वो देखना चाहते थे कि वो उनके ग्रैंडसन को कितना चाहती है। तो फिर सूजी कहती है कि ग्रैंडपा ऐसा अगली बार मत करना, मैं कितना ज़्यादा डर गई थी। फिर फूजिन भी यहाँ ये सब सुनकर खुश होता है। तभी इतने में ग्रैंडपा कहते हैं कि तुम लोग बातें करो, मैं अपना बाहर जाता हूँ। फिर जैसे ही वो उठने लगता है तो सूजी उसकी बैठने में हेल्प करती और तुरंत ही उसे पानी देती है। फूजिन को याद आ रहा होता है कि कैसे उसने टाइम पर उसे कार से बाहर निकाल ली थी। वो सोच रहा होता है कि मैं तो बस सोच रहा था कि इसे बस पैसों की पड़ी है, पर नहीं, इसने मेरी केयर करी। वो इसके लिए उससे तुरंत ही थैंक्स बोलने लगता है कि तुमने मुझे प्रोटेक्ट करी। तो फिर वो कहती है कि इससे पहले तुमने मुझे प्रोटेक्ट करे थे, अगर उस वक्त तुम सामने ना आते तो फिर तुमसे ज़्यादा चोट मुझे लगती और तुम्हारी जगह आज मैं यहाँ पर होती। तो फिर वो कहता है कि तुम मेरी वाइफ हो और मेरी ड्यूटी है तुम्हें प्रोटेक्ट करना। तो सूजी कहती है कि यहाँ पर कोई भी नहीं है तो तुम्हें एक्टिंग करने की ज़रूरत नहीं। तो फूजिन उसे बताता है कि मैं सीरियस हूँ, मैं सच में तुम्हें प्रोटेक्ट करना चाहता हूँ। ये सुनकर वो शॉक हो रही होती है। इतने में यहाँ वार्ड में अंकल और कजिन यहाँ फूजिन से मिलने आए होते हैं। तो सूजी उनसे
फूजिन को बचाने के लिए सामने आ जाती है और उन्हें बातें सुनाती है। तभी अंकल तो कह रहे होते हैं कि तुम ठीक हो कि नहीं, मुझे तुम्हारी कितनी ज़्यादा फिक्र हो रही है। तो वो कहता है कि मैं ठीक हूँ, इसलिए तो आप और भी ज़्यादा डिसअपॉइंट हो गए होंगे कि मैं मरा नहीं। तो अंकल और कजिन कहते हैं कि तुम कैसी बात कर रहे हो, उल्टा तुम्हें सेफ देखकर हम लोग तो कितने ज़्यादा हैप्पी है। तो उन्हें चिल्लाती है कि तुम लोग एक्टिंग करना बंद करो। तो फिर कजिन कहता है कि तुम एक आउटसाइडर होकर बीच में क्यों आ रही हो। तब यहाँ पर फूजिन गुस्सा आने लग जाता है कि तुम मेरी वाइफ के बारे में ऐसा नहीं बोल सकते। तो अंकल तुरंत ही अपने इस बेटे को मार के उसे यहाँ से भेज देते कि तुम बकवास मत करो, और वो भी यहाँ से चले जाते। तो यहाँ पर फिर सूजी फूजिन से कहती है कि तुमने उन्हें जाने क्यों दिए। फूजिन कहता है कि तुम्हें मेरी कितनी ज़्यादा फिक्र है। तो कहती है कि मुझे ये पड़ी है कि उन लोगों ने मेरा भी तो एक्सीडेंट करे, तो मुझे उनसे बदला लेना है। तो कहता है कि फिक्र मत करो, उन्होंने जो करे उसकी कीमत उन्हें चुकानी होगी। सूजी कहती है कि तुम्हें भूख लग रही होगी ना, मैं तुम्हारे लिए कुछ खाने को लेकर आती हूँ। तो कहता है कि मुझे नहीं लगी, लेकिन ये कहती है कि नहीं तुम्हें लगी है, और वो चली जाती है बाहर। दूसरी ओर हम यहाँ पर फूजिन के अंकल को देखते हैं, जो कि अपने बेटे के साथ मिलकर नर्स को यहाँ पर पैसे देते हैं ताकि वो फूजिन के इंजेक्शन में जहर मिलाकर उसे मार दे। तब यहाँ पर सूजी को याद आता है कि मैं तो जल्दी जल्दी में अपना फ़ोन लेने तो भूल ही गई। फिर वो जब वापस जाती है तो उसे नर्स की हरकतें देखकर शक हो जाता है कि उसने कुछ चीज़ें तो स्किप ही कर दी। वो उसे ध्यान रखने का बोलती है, और तभी इतने में उसे मेडिसिन पे भी कुछ गड़बड़ी लगती है। तो वो तुरंत ही उस नर्स को पकड़ के डॉक्टर को बुलाती है और कहती है कि डॉक्टर आप चेक करो कि मेडिसिन सही कि नहीं। तो फिर डॉक्टर तो देखते ही बता देता है कि ये असल में इस पेशेंट के लिए सही नहीं है, क्योंकि मिस्टर फूजिन को इससे एलर्जी है, वो मर जाएगा। फिर ये नर्स तुरंत ही माफ़ी मांगने लगती है कि उससे गलती हो गई। सूजी कहती कि नहीं, मैं अभी इसी वक्त पुलिस को कॉल करूंगी। तभी हॉस्पिटल के गार्ड्स इस लड़की को पकड़ के लेके जाते हैं, और डॉक्टर कहता है कि मिस्टर फूजिन आप बिल्कुल फिक्र मत करो, मैं आपको एक क्लियर एक्सप्लेनेशन दूंगा, और इस नर्स के साथ भी अच्छा नहीं होगा। और डॉक्टर तो यहाँ पर ऑलरेडी फूजिन की तारीफ कर रहा होता है कि उसके साथ तो सच में मिरेकल हुआ है, वो कैसे ठीक हो गया, कि उसके ऑर्गन तो फेल हो गए थे। सूजी भी फिर इस बारे में क्वेश्चन करने लगती है कि डॉक्टर ये तो ऐसे ऑर्गन फेल होकर मर रहा था, तो ये बचा कैसे। तो डॉक्टर कहता है कि इसका कुछ भी साइंटिफिक एक्सप्लेनेशन मैं नहीं दे सकता हूँ, ये बहुत ही यूनिक चीज़ हुई है। फिर यहाँ पर फूजिन तो डॉक्टर को थैंक यू बोलता है और डॉक्टर यहाँ से चले जाता है। सूजी सोच में भर जाती है कि आखिर ये अब ठीक हो रहा है तो मुझे आखिर इनहेरिटेंस मिलेगी कैसे, आखिर मेरा क्या दिमाग खराब हो गया था जो मैं इसे बचाने चली गई। ऐसा बोलकर वो खुद को सजा के तौर पे पिंच कर रही होती है। फिर इतने में फूजिन से कहने लगता है कि फिक्र मत करो, मैं अपने अंकल को तुम्हें कोई हर्ट नहीं करने दूंगा। तो फिर ये मन में सोचती है कि अंकल इस फूजिन को आकर जल्दी से मार दो, क्योंकि मुझे तो आखिर जीना है। तभी इतने में फूजिन का असिस्टेंट उसके पास कोई गिफ्ट लेकर आया होता है, और यहाँ पर फूजिन उसे ऑर्डर दे रहा होता है कि वो उसके अंकल के ऊपर नज़र रखे ताकि पता लगे कि उसका अंकल अब क्या क्या करने वाला है। फिर असिस्टेंट चला जाता है और फूजिन इस गिफ्ट को सूजी को दे देता है कि ये तुम्हारे लिए। तो वो खुश हो जाती है और सोचती है कि पिछली बारी से मुझे 1 बिलियन का गिफ्ट दिया था, तो पता नहीं अब कितने सारे का होगा। जैसे ही वो बॉक्स खोलती है तो उसके अंदर उसे बस एक डॉल नज़र आती है। फूजिन बताता है कि असल में तुम्हारा चाइल्डहुड अच्छा नहीं था ना, तो तुम्हारे चाइल्डहुड रिग्रेट को कम करने के लिए मैंने तुम्हें ये गिफ्ट दिया हूँ। तुम लड़कियों को तो ऐसे ही डॉल के साथ खेलना पसंद होता है ना। सूजी मन में सोचती है कि मुझे तो लगता है कि सबसे बड़ा रिग्रेट तो अभी मेरा ये है कि मैंने उस नर्स को तुम्हें मारने से क्यों रोक दी। वो उसे थैंक यू बोलती है और कहती है कि लेकिन अब तो मैं बड़ी हो गई हूँ, तो क्यों ना तुम मुझे ये दो। तो वो उसके पैसों के साइन को समझता है कि तुम हार्ट की बात कर रही हो, ठीक है। वो भी उसे हार्ट के साइन दिखा देता है। फिर सूजी कहती है कि ठीक है अब मैं चलती हूँ, मुझे जाकर अपने ड्रेस चेंज करना है और इस डॉल का भी। तो फूजिन सोचता है कि लगता है उसे मेरा गिफ्ट बहुत ही पसंद आया। सूजी तो घर आने के बाद बहुत ज़्यादा गुस्सा हो रही होती है और सोच रही होती है कि कैसे उसने जल्दी से जाके नर्स को रोक दी थी। सोचती है कि आखिर मैं बिना सोचे समझे काम क्यों करती हूँ, मैंने उसकी जान क्यों बचाई, कि आखिर मुझे मरना है जो मैंने ऐसा करी हूँ। सूजी फिर फूजिन के वर्ड्स याद करके खुश होने लग जाती है, पर अपने आप को फिर होश में लाती है कि आखिर मैं किसी मैन के फ्यू वर्ड से ऐसे कैसे उसके प्यार में पिघल सकती हूँ। बिल्कुल नहीं, वो जल्दी से मरेगा तभी तो मुझे उसकी सारी इनहेरिटेंस मिलेगी आराम से अपनी लाइफ जीने के लिए। दूसरी तरफ फूजिन के अंकल को इस बारे में पता लग जाता है कि फूजिन ने उसके ऊपर नज़र रखने के लिए अपने लोगों को लगाया हुआ है। तो फिर यहाँ पर वो अपने बेटे को इस बारे में बता रहे होते हैं और कहते हैं कि अब हमें सब कुछ सोच समझ के करना होगा, नहीं तो हम फंस जाएंगे। पिछली बार तो जो हमने एक्सीडेंट करवाए थे उसमें वो ड्राइवर ही मर गया, इसलिए उन लोगों को कोई एविडेंस नहीं मिला, लेकिन ये लोग फिर भी प्लानिंग कर रहे होते हैं कि फूजिन को तो हम मार के रहेंगे ताकि कंपनी हमारी होगी। फिर फूजिन जब अपना हॉस्पिटल से डिस्चार्ज हो रहा होता है तो वो अपने असिस्टेंट से पूछता है कि आखिर मेरी वाइफ घर पे करती क्या है, क्योंकि मैं जब भी कॉल करता हूँ तो वो कॉल कर देती है। तो फिर असिस्टेंट बताता है कि बॉस असल में मैडम घर पे आजकल बस लाइव स्ट्रीम करती रहती है और वो उसे लाइव स्ट्रीम दिखाता भी है। तो फूजिन तो सूजी को ऐसे किसी और मैन के साथ लाइव स्ट्रीम करते हुए देखकर जेलस हो जाता है और तुरंत ही घर पहुंचकर उसकी लाइव स्ट्रीम को तुरंत ही कट कर देता है। तो फिर वो कहती है कि आखिर तुम्हें हो क्या गया है, हाँ। तो फिर वो कहता है कि तुम्हारे पास इतना हैंडसम मैन है और तुम दूसरे मैन के साथ लाइव स्ट्रीम कर रही थी।
तो फिर वो उसे समझाने लगती है कि मैं बस कोलैब कर रही हूँ और क्या हो गया अगर मैं लाइव स्ट्रीम से पैसे कमा रही हूँ तो फिर। फूजिन कहता है कि क्या मेरे घर पे तुम्हें खाने की कमी हो गई है या पैसों की कमी हो गई है जो तुम ये सब काम कर रही हो। वो मन में सोचती है कि इसे मैं क्या ही समझाऊं कि मुझे अभी बहुत सारे पैसे चाहिए ताकि मैं जी सकूं। सूजी तो यहाँ पर फूजिन को चिल्लाने लगती है कि आखिर तुम मुझे क्यों रोक रहे हो, हाँ तुम ऐसे मुझे कंट्रोल नहीं कर सकते। तो फिर फूजिन उसे बताता है कि अब वो उसकी वाइफ है तो अगर वो ऐसे काम करेगी तो उसकी भी इमेज जाएगी और इमेज जाएगी तो फिर स्टॉक प्राइस गिरेगी और कंपनी का नुकसान होगा। तो फिर ये सुनते के साथ ही वो उसकी बात मान जाती है क्योंकि आफ्टर ऑल उसे कंपनी की वैल्यू थोड़ी ना गिरानी है, उसके बाद उसे वही सब तो मिलने वाला है। फिर इतने में यहाँ पर सिस्टम फूजिन को टास्क दे देता है कि अब उसे अपनी वाइफ के साथ लाइव स्ट्रीम में पार्टिसिपेट भी करना होगा और उसके साथ कॉस्प्ले करके सभी पब्लिक के सामने उससे अपना लव कन्फेस करना होगा। फिर फूजिन यहाँ सूजी के लिए भी ड्रेस लेकर आता है और कहता है कि चलो अब इस ड्रेस में रेडी हो जाओ क्योंकि मैं भी तुम्हारे साथ लाइव स्ट्रीम में पार्टिसिपेट करने वाला हूँ और तुम्हारी हेल्प करने वाला हूँ। फिर जैसे दोनों रेडी होते हैं तो सूजी को तो फूजिन की ये लुक देखकर बहुत ही हंसी आ रही होती है। तो वो कहता है कि हंसना बंद करो क्योंकि टाइम बहुत ही कम है। एक्चुअली में सिस्टम उसका टास्क कंप्लीट करने का नंबर काउंटिंग करने लगता है कि अगर उसने 50 सेकेंड में स्टार्ट नहीं किया लाइव स्ट्रीम तो फिर अच्छा नहीं होगा। तो यहाँ पर वो जल्दी से सूजी को कह रहा होता है कि हम स्टार्ट कर लेते नहीं तो फिर लाइव स्ट्रीम का जो पैसा आएगा ना वो मैं पूरा कट कर लूँगा। तो फिर ये मान जाती है और जैसे ही लोग लाइव स्ट्रीम चालू करते हैं तो फूजिन सभी पब्लिक से कह रहा होता है कि आज मैं अपनी वाइफ से अपना लव कन्फेस करने वाला हूँ। सारे लोग शॉक हो रहे होते हैं कि उन्हें तो पता ही नहीं था कि ये फेमस सीईओ ऐसे लुक में भी आ सकता है और ऊपर से वो अपनी वाइफ को पब्लिक में कन्फेस कर रहा है। तो सारे लोग ही खुश हो रहे होते हैं। सूजी को ये चीज़ शॉकिंग लग रही होती है कि ये चल क्या रहा है। फिर यहाँ फूजिन उसे किस करना चाहता है तो वो तुरंत ही उसे रोक देती है और पब्लिक से कहती है कि हम लाइव स्ट्रीम यहीं पर ही बंद करें। फिर वो तो तुरंत ही बंद करने के बाद अपने रूम में जाकर इस बारे में सोच के नर्वस हो रही होती है। तो फिर वो बाहर आकर उसे बात करता है और उसे बताता है कि उसे अभी कंपनी का काम आ गया है तो फिर वो जा रहा है। सूजी सोचती है कि अच्छा हुआ वो बस एक्टिंग थी, मैं तो कुछ ज़्यादा ही सोचने पड़ गई थी। दूसरी ओर हम देखते हैं सूजी के डैड को जो कि यहाँ पर उसकी स्टेप मॉम के साथ मिलकर उसकी लाइव स्ट्रीम देख लेते हैं और वो बहुत ज़्यादा शॉक होते हैं कि सूजी ने शादी कर ली है, वो भी शहर के रिचेस्ट मैन फूजिन के साथ। ये स्टेप मॉम तुरंत ही अपनी बेटी को बुलाती है और इस बारे में बताती है कि ये देखो। तो फिर सूजी की स्टेप सिस्टर को ये जानने के बाद बहुत ज़्यादा बुरा लगता है कि उसने फूजिन से इसलिए शादी नहीं करी थी क्योंकि उसे लगा था कि वो जल्दी मरने वाला है, लेकिन अब तो वो इतना ठीक है और ऊपर से सूजी ने उसके साथ शादी कर ली तो इसलिए इसे बहुत जेलसी हो रही होती है और ये कहने लगती है कि मॉम डैड आप लोगों को उसकी शादी तुड़वा कर मेरी शादी उसके साथ करवानी होगी, मिस्टर फूजिन की शादी मेरे साथ होनी चाहिए ना कि उसके साथ। तो यहाँ पर सूजी के डैड और स्टेप मॉम तो यहाँ पर इसी सपोर्ट करे होते हैं और कहते हैं कि फिक्र मत करो हम लोग उन दोनों का डिवोर्स करवाएंगे और सूजी मेरी बात सुन के रहेगी क्योंकि आखिर उसकी मॉम की एशेस मेरे पास है, उसे सुनना ही पड़ेगा। वो तुरंत ही यहाँ पर फिर सूजी को कॉल लगाते हैं और कॉल पर उसकी मॉम के नाम पर उसे धमकी देते हुए उसे घर आकर मिलने के लिए बोल देते। तो सूजी फिर अपनी मॉम को एशेस के बारे में सुनकर तुरंत ही उनसे मिलने यहाँ घर में पहुँच जाती है। यहाँ पर फिर वो कहती है कि बताओ आपने मेरी मॉम की एशेस कहाँ रखे। तो उसके डैड कहते हैं कि तुम आखिर कैसी बेटी हो, इतने टाइम से तुमने मुझे कोई कांटेक्ट भी नहीं करी और अब तुमने शादी भी कर ली और मुझे बताई भी नहीं, क्या पता जिससे तुमने शादी करी हो वो ख़राब बंदा होगा। तो फिर तो सूजी यहाँ पर ये कह देती है कि आज तक तो आपने मेरी कोई केयर नहीं करे तो आखिर अब आपको क्या है, जब मेरे पास अब खुद की फैमिली है। तो आपने मुझे यही बोल के घर से निकाला था ना कि मैं आपके लिए बहुत ही अनलकी हूँ, तो अब आपको कैसे मेरी फिक्र हो गई। तो फिर उसके डैड कहने लगते हैं कि उस साल तुम्हारी मॉम की मौत हुई थी और मुझे मास्टर ने कहा था तो मैंने उसकी बात पर यकीन कर लिया, लेकिन अब मुझे तुम्हारी बहुत ही फिक्र हो रही है तो तुम वापस से घर पे रहने आ जाओ। सूजी मना कर देती है कि इसकी ज़रूरत ही नहीं, अब आप बस मुझे मेरी मॉम की एशेस दे दो। तो यहाँ पर फिर स्टेप मॉम कहने लगती है कि तुम आखिर अपने डैड से कैसे बात कर रही हो। सूजी उन्हें चिल्ला देती है। तो फिर उसके डैड कहते हैं कि आखिर ये तुम्हारी मॉम और सिस्टर है, इनसे अच्छे से बात करो। सूजी कह देती है कि मेरी एक ही मॉम थी और अब वो नहीं है। स्टेप मॉम कहती है कि ठीक है तुम मुझे मॉम मत बोलो, तुम मुझे आंटी ही बोल लो। सूजी कह देती है कि मुझे ये सब फालतू चीज़ों में इंटरेस्ट नहीं है, डैड आप मेरी मॉम की एशेस मुझे वापस करो। तभी यहाँ पर स्टेप सिस्टर कहने लगती है कि हमने तुम्हें यहाँ इसलिए बुलाया है ताकि तुम फूजिन से डिवोर्स ले लो। सूजी कहती है कि क्यों, फिर क्या होगा। तो लिन बताती है कि वो इसलिए क्योंकि मैं फूजिन से शादी करूंगी। ये सुनकर सूजी हंसने लग जाती है। तो यहाँ पर फिर उसके डैड समझाने लगते हैं कि वो उसकी और फूजिन की शादी के लिए बिल्कुल नहीं मानने वाले और इसलिए उनकी शादी मानी नहीं चाहिए। सूजी कह देती है कि आपके मानने और ना मानने से कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता है क्योंकि मैंने फूजिन से अपनी मर्जी से शादी करी और हम दोनों एक दूसरे से शादी करना चाहते थे, तो आप लोग के करने से कुछ भी अलग नहीं होगा।
यहाँ पर स्टेप सिस्टर उसे बातें सुनाने की कोशिश करती है। तो सूजी उससे पूछती है कि तुम ये बताओ कि तुम आखिर फूजिन से शादी करने के सपने भी कैसे देख रही हो, क्या तुम्हारी शादी उसके साथ तय थी। लिन बताती है कि नहीं, और फिर वो कुछ बताने जा रही होती है तो स्टेप मॉम जल्दी से उसका मुंह बंद कर लेती है और वो सूजी को चाकू दिखाकर उसको धमकी देने जा रही होती है। दूसरी तरफ हम देखते हैं फूजिन अपने ऑफिस में होता है, तभी उसका असिस्टेंट उसे इस बारे में बता देता है कि सूजी अपने घर गई हुई है। इतने में फूजिन को सिस्टम टास्क से देता है कि उसे सूजी को बचाने के लिए जाना होगा, तो फिर वो तुरंत ही निकलता है। यहाँ पर सूजी की स्टेप मॉम उसे धमकी दे रही होती है कि उसे डिवोर्स लेना ही पड़ेगा, नहीं तो वो उसे मार देंगे। सूजी अपनी ट्रिक से यहाँ पर चाकू से छीन लेती है और कहती है कि आपकी इतनी हिम्मत कि मुझे धमकी देंगी। वो यहाँ पर लिन को ही पकड़ लेती है और कहती है कि अब ये बचेगी नहीं। तो फिर उसके डैड कहने लगते हैं कि तुम अपनी सिस्टर के साथ ऐसा कैसे कर रही हो। तो सूजी कहती है कि कौन सा है मेरी सगी सिस्टर है तो स्टेप सिस्टर ना। तो फिर उसके डैड बताने लगते हैं कि आखिर वो भी तो उनकी बेटी है। तो सूजी कहती है कि अच्छा, तो आप मेरी मॉम को चीट कर रहे थे। फिर ये लोग डर के मारे उसे एशेस देने का बहाना करते हैं और कहते हैं कि अंदर रूम में चलो। सूजी जाने करती है तो यहाँ पर उसके डैड उसके सर पे वास फोड़ने वाले होते हैं, पर वो जल्दी से साइड हो जाती है और वो नीचे गिर जाते हैं। वो बाकी दोनों को भी सबक सिखाती है और इन तीनों को ही साथ में नीचे गिरा देती है और कहती है कि उससे वो लोग इतनी इजीली पंगा नहीं ले सकते। इतने में यहाँ पर फूजिन अपने गार्ड्स और असिस्टेंट के साथ पहुंच जाता है सूजी को बचाने के लिए और शौक होता है कि सूजी तो ऑलरेडी सेफ है और उसने अकेले इन लोगों से फाइट कर चुकी है। वो सोचने पड़ जाता है कि जब इसने अकेले ही फाइट कर ली तो आखिर मुझे ऐसा टास्क क्यों मिला था। अब क्योंकि सूजी यहाँ सेफ होती है तो फूजिन का भी टास्क कंप्लीट हो जाता है। लिन तो फूजिन को बताने लगती है कि उन दोनों की मैरिज पहले से तय थी और ये बीच में आई है, इसलिए तुम इससे डिवोर्स दे दो और मुझे शादी करो। फूजिन कहता है कि तुम कौन हो आखिर, और क्या तुम पागल हो जो मैं अपनी वाइफ को डिवोर्स देके तुमसे शादी करूंगा। तभी सूजी के डैड उसकी मॉम के एशेस का बॉक्स लाकर फिर से उसे धमकी दे रहे होते। तो फूजिन यहाँ पर सूजी की मॉम के एशेस को बचा लेता है और उसे वो दिलवा देता है। वो तुरंत ही अपने गार्ड्स को ऑर्डर देता है कि इन सभी को लेकर पुलिस स्टेशन लेके जाओ ताकि इन्हें जेल होगी। तो सूजी तो खुश हो जाती है कि यहाँ पर फूजिन ने उसकी साइड लिया और फिर गार्ड्स इन लोगों को लेकर जाते हैं। और फिर सिस्टम तो फूजिन को बता रहा होता है कि उसकी लाइफ का टाइम और बढ़ चुका है, तो वो खुश होता है कि अच्छा हुआ उसका टास्क फेल नहीं हुआ। फिर यहाँ सूजी अपनी मॉम को याद करके रो रही होती है और फूजिन उसे कहने लगता है कि तुम फिक्र मत करो, मैं तुम्हारी मॉम के लिए एक अच्छी जगह का इंतजाम करवाता हूँ। फिर दोनों यहाँ पर सूजी की मॉम की ग्रेव पर आए होते हैं। सूजी यहाँ पर अपनी मॉम से बात कर रही होती है और उन्हें बता रही होती है कि अब वो एक अच्छी लाइफ जी रही है और बहुत ही खुश भी है। तभी यहाँ पर फूजिन भी उसकी मॉम से बात करते हुए कहने लगता है कि मदर इन लॉ, मैं आपकी बेटी का हस्बैंड हूँ और मैं उसका अच्छे से ख्याल रखने वाला हूँ। फिर यहाँ पर ये दोनों यहाँ से जाने के लिए निकलते हैं और साथ में कार में आके बैठते हैं। तो फूजिन सूजी को बता रहा होता है कि उसने उसकी फैमिली को सबक सिखाया है और अब उन्हें 5 से 7 साल की तो जेल होगी। सूजी यहाँ पर फिर उससे पूछ रही होती है कि आखिर तुम मेरी इतनी हेल्प क्यों करो। तो कहता है कि तुम मेरी वाइफ हो तो आखिर मैं तुम्हें बुली होते हुए कैसे देख सकता हूँ। सूजी कहती है कि चलो अच्छा जो भी हो, तुमने आखिर मेरी हेल्प करे तो उसके लिए मैं तुम्हें थैंक यू बोलना चाहती हूँ। फूजिन कह देता है कि सिर्फ थैंक यू से काम नहीं चलेगा, तुम्हें मुझे 24 टाइम्स हस्बैंड बोलना चाहिए। सूजी कहती है कि आखिर तुम मुझे हमेशा हस्बैंड क्यों बुलवाते हो, वो भी 24 टाइम्स। तो फिर वो कहता है कि शायद इसलिए क्योंकि मैंने सुना हूँ ऐसे किसी मैन का लक अच्छा हो जाता है। तो कहती है कि तुम्हें ऐसी चीज़ों पर बिलीव है। फूजिन कहता है कि पहले बिलीव नहीं था लेकिन तुमसे शादी करने के बाद बिलीव हो गया। सूजी कहती है कि ठीक है मैं बोलूँगी, लेकिन अभी के अभी मुझे 1 मिलियन चाहिए। तो फिर वो कहता है कि फिर से पैसे। तो सूजी तो कह देती है कि हम लोग डेटिंग थोड़ी ना कर रहे हैं जो मैं ऐसे बोलने वाली हूँ, तो चलो जल्दी बोलो नहीं तो फिर मैं पैसे और बढ़ा दूंगी। फिर फूजिन उसके अकाउंट में तुरंत ही पैसे ट्रांसफ़र कर देता है और पैसे मिलते ही फिर यहाँ सिस्टम सूजी को इस बारे में बताता है कि उसके 5 डेज और बढ़ गए लाइफ के। तो वो खुश हो जाती है और बहुत ही खुशी के मारे उसे 24 टाइम्स हस्बैंड करके बोल देती है। तो फिर यहाँ सिस्टम फूजिन को भी इस बारे में बताता है कि उसके भी बहुत सारे टाइम बढ़ चुका है। फूजिन तो सूजी को देखकर खुश हो रहा होता है कि उसके साथ रहने से वो कितना हैप्पी रहता है। फिर रात में जब यहाँ फूजिन बाथटब में होता है तभी गलती से सूजी बाथरूम में आकर उसे देख लेती है और फिर वो जल्दी से बाहर चली जाती है। इतने में यहाँ पर फूजिन को सिस्टम की तरफ से टास्क मिलता है कि उसे अपनी वाइफ से अपना बैग स्क्रब करवाने में हेल्प करवाना होगा और यही उसका टास्क है। तो फिर ये सुनते के साथ ही फूजिन कहने लगता है कि क्या मैं इस टास्क को मना कर सकता हूँ। तो सिस्टम उसे समझा देता है कि अगर वो टास्क मना करेगा तो आगे से फिर उसे कोई भी टास्क नहीं मिलेंगे और उसकी लाइफ यहीं पर खत्म हो जाएगी। वो बेचारा सोच रहा होता है कि आखिर मुझे कितना एम्बैरस होना पड़ेगा। फिर वो सूजी को बुलाता है और उसे हेल्प करने बोलता है, पर वो तो मना कर देती है। तो फिर ये उसे काफ़ी पैसों का ऑफर कर देने लगता है कि मैं तुम्हें 10 मिलियन दूंगा। वो तुरंत ही मान जाती है
और जब वो उसका बैग स्क्रब करी होती है तो उसका चोट का निशान देखकर उसके बारे में उससे पूछने लगती है। फिर यहाँ पर फुजिन का मिशन कंप्लीट हो जाता है तो वो सूजी को जाने बोल देता है। इतने में उसका पैर स्लिप हो जाता है और वो तो फुजिन के ऊपर ही गिर जाती है। पर फिर जल्दी से बाथरूम में से निकल कर यहाँ से भाग लेती है। और जब वो अकेले में खड़े होकर इसी बारे में सोच रही होती है तभी वो उसे टॉवेल से कवर करता है और कहता है कि तुम भीग गई हो ना, इसलिए तुम्हें कोल्ड हो जाएगा। सूजी कहती है कि मैं भी शावर लेने जा रही हूँ, और हाँ, जो तुमने मुझे पैसे देने का प्रॉमिस करे हो ना, वो पैसे याद से दे देना। ऐसा बोलकर वो जल्दी से भाग जाती है। फुजिन सोचता है कि सच में उसे पैसों से कितना ज़्यादा प्यार है। वो तुरंत ही उसे 100 मिलियन ट्रांसफ़र कर देता है। यहाँ पर सूजी को जैसे ही 100 मिलियन का मैसेज आता है तो वो तो और भी ज़्यादा खुश हो जाती है, क्योंकि सिस्टम उसे बताता है कि अब उसके 220 डेज बढ़ गए। वो इतनी हैप्पी होती है और उसकी खुशी की आवाज़ सुनकर ये सोचता है कि वो बस कुछ मिलियंस में इतनी पागल हो रही है, तो अगर मैं अपने सारे एसेट्स उसे दे दूंगा तो फिर तो वो मेरे लिए कितनी क्रेजी हो जाएगी। फिर इतने में फुजिन को असिस्टेंट की कॉल आती है और वो बताता है कि सूजी की जो स्टेप सिस्टर लिन थी वो असल में जेल से भाग गई है। फुजिन को इस सुनने के बाद शौक लगता है, क्योंकि फिर ऐसे तो वो सूजी के साथ कुछ भी कर सकती है। वो अपने असिस्टेंट को नज़र रखने के लिए बोलता है और पता लगाने बोलता है कि आखिर वो कहाँ गई है, ये पता करो। हम देखते हैं कि लिन को असल में जेल से निकलवाने वाला कोई और नहीं बल्कि फुजिन का ये कजिन ब्रदर होता है, और उसने उसे पैसों का लालच देकर उसे काम दिया होता है कि उसे सूजी के साथ बदला लेना है। और इसलिए क्योंकि फुजिन के लिए सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट उसकी वाइफ है ना, तो वो उसे रास्ते से हटाना चाहता है। अब यहाँ पर लिन को तो सूजी से बदला लेना था, इसलिए तो इसी खुशी में ही मान जाती है। साथ में इसे पैसे भी मिल रहे होते हैं। वो लेकिन उसे ये भी समझा देता है कि अगर तुम कभी फंस जाओ तो मेरा नाम नहीं लेना है, ये याद रखना, नहीं तो फिर तुम्हारे मॉम डैड को भी मैं छोड़ूंगा नहीं। तो ये मान जाती है और सोच लेती है कि सूजी से बदला लेने के लिए तो वो कुछ भी कर सकती है। और यहाँ फुजिन का कजिन ब्रदर तो खुश हो रहा होता है कि बहुत अच्छी डेट मिल गई मुझे मेरा काम करने के लिए, ऐसे ये मेरा काम भी कर देगी और मैं फंसूंगा भी नहीं, ग्रैंडपा को इस बारे में पता भी नहीं चलेगा, तो फिर आखिर वो मुझे डांटेंगे कैसे, मैं कितना चालाक हूँ। फिर नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि लिन यहाँ पर सूजी को बेहोश करके एक वेयर हाउस में बंद करके रखती है और वो यहाँ पर कुछ गुंडों को पैसे देकर उन्हें काम दे देती है कि उन लोगों को इस लड़की को सबक सिखाना है। फिर यहाँ पर इस बारे में जानने के बाद फुजिन का कजिन खुश हो जाता है और लिन से कहता है कि अब हम उस फुजिन को कांटेक्ट करेंगे और सूजी के लिए पैसे मांगेंगे। फिर लोग सूजी के लिए फुजिन को कॉल करके धमकी दे रहे होते हैं कि अगर उसे वो सेफ देखना चाहता है तो उन्हें पैसे दे दे। फुजिन फिर सूजी को बचाने के लिए उस वेयर हाउस के बारे में पता करके पहुँच जाता है। जब तक वहाँ वो पहुँचता है तो देखता है कि सूजी बिल्कुल सेफ होती है। वो कहता है कि तुम्हें कोई चोट नहीं आई। तभी वो देखकर शॉक हो जाता है कि उसने ऑलरेडी इन गुंडों को मार के उन्हें अच्छे से मत जगा के रखी है, और वो उससे डर के बैठे होते हैं और कह रहे होते हैं कि वो लोग दोबारा कभी किसी लड़की को परेशान नहीं करेंगे। और सूजी के डर से फिर ये सारे गुंडे यहाँ से भाग जाते हैं। तो यहाँ पर फिर सिस्टम फुजिन को इस बारे में बताता है कि उसका ये मिशन तो फेल हो गया क्योंकि वो इस मिशन में यूजलेस था, इसलिए अब उसके जो लाइफ के घंटे थे वो भी कुछ माइनस हो गए। फुजिन खुश होता है कि कम से कम सूजी सेफ तो है, पर इतने में यहाँ पर आग लग जाती है और सिस्टम फुजिन को फिर टास्क देता है कि 10 मिनट के अंदर उससे अपनी वाइफ को बचा के यहाँ से बाहर लेके जाना है। फिर दोनों यहाँ पर आग से बचने की कोशिश करते हैं और गेट तक पहुँच जाते हैं, जहाँ पर फुजिन फिर ताला को तोड़ने की कोशिश कर रहा होता है, पर ताला टूट ही नहीं रहा होता है। सूजी भी यहाँ पर कुछ डंडा मारने की कोशिश करती है पर उससे भी नहीं होता। फुजिन कहता है कि रुको मैं कोई ट्रिक आजमाता हूँ। फिर वो ताला खोल लेता है और दरवाज़ा जैसे ही खुलता है तभी ऊपर से कुछ डंडा यहाँ पर सूजी के ऊपर गिरने वाला होता है। तो फुजिन फिर सामने आकर उसे बचा लेता है और उससे हाथ में चोट भी लग जाती है। ये लोग कैसे कैसे करके बाहर आते हैं पर फुजिन तो बेहोश हो चुका होता है। इतने में सिस्टम फुजिन को बता रहा होता है कि उसने ये टास्क कंप्लीट कर लिया है और उसके लाइफ के और घंटे बढ़ गए। तभी सूजी को ये बातें सुनाई दे जाती है और उसे अब पता लग जाता है कि सिस्टम अब तक फुजिन को टास्क देते आ रहा था, इसलिए वो उसकी जान बचा रहा था। तो ये शौक होती है कि इसने मुझे इसलिए बचाया क्योंकि इससे टास्क मिला था। वो सारी पुरानी चीज़ें भी याद कर रही होती है। फिर वो रोने भी लग जाती है कि मुझे लगा था कि तुम मेरे लिए सच में सिंसियर हो, पर तुम तो बस अपना टास्क पूरा करे थे। और फिर वो भी फुजिन के ऊपर ही बेहोश हो जाती है। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि फुजिन हॉस्पिटल में होता है और उसे अभी भी होश नहीं आया था। इतने में सिस्टम उसे टास्क देने लगता है कि 1 मिनट के अंदर उसे अपनी वाइफ को हक करना है, नहीं तो फिर वो मर जाएगा। तभी यहाँ पर फुजिन को होश आ जाता है और वो अपने ग्रैंडपा से सूजी के बारे में पूछने लगता है कि वो कहाँ पर है, और वो तुरंत ही उठ भी रहा होता है। तो ग्रैंडपा फिर उसे बता रहे होते हैं कि तुमने और सूजी ने दोनों ने ही इतना ज़्यादा अंदर स्मोक ले लिए थे जिसकी वजह से
तुम लोग 3 दिन से अनकॉन्शियस थे। फूजिन अपने ग्रैंडपा से उसका वार्ड नंबर पूछता है और तुरंत ही उसे ढूंढते हुए पहुंच जाता है। जैसे ही उसे हक करता है तो यहाँ पर सिस्टम फिर उसे बताने लगता है कि उसका मिशन कंप्लीट हुआ और उसे वापस से एक और घंटे मिल गए लाइफ के। तब यहाँ पर सूजी कहने लगती है कि तुम्हारा टास्क कंप्लीट हो गया ना, अब दूर हो जाओ। तो फूजिन शॉक हो जाता है कि तुम ये क्या बोल रही हो। तो फिर सूजी बता देती है कि उस दिन जब उसने आग में से उसे बचाया था तभी से उसे उसकी सिस्टम की सारी आवाज़ें आ गई थी और उसे अब पता लग गया है कि उसकी लाइफ उसके हाथ में, तभी वो उसके लिए सब करता है क्योंकि उसे टास्क मिलते हैं। फूजिन फिर सूजी को बताने जा रहा होता है कि वो इसलिए उसे नहीं बचाता है, पर इतने में सूजी उसे हस्बैंड बोलती है। तो सिस्टम फिर फूजिन का एक और घंटा ऐड करता है लाइफ का। सूजी ये सुनकर समझ जाती है कि अच्छा, तो अब मुझे समझ आया कि तुम मुझे 24 टाइम हस्बैंड बोलने के लिए क्यों कहते थे। देखो एक काम करो ना, तुम मुझे अच्छे खासे पैसे दे दो, फिर मैं तुम्हें बहुत बार 100 बार बोल दिया करूँगी, तुम्हारा भी काम हो जाएगा। आखिर तुमने मिशन को कंप्लीट करने के लिए तो अपनी लाइफ को रिस्क पे डालकर मेरी जान भी बचाए होंगे। तो ये कहता है कि ऐसा मत बोलो, मैंने इस खराब सिस्टम की वजह से ऐसा नहीं करा हूँ। सूजी उसे रोक देती है और कहती है कि और एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं है, मुझे तुमसे इस बारे में कोई बात नहीं करनी। वो उसे अपना जेट दिखाते हुए बताती है कि असल में मेरे पास भी सिस्टम है और सिस्टम की तरफ से मुझे टास्क मिलता है कि मुझे बहुत सारे पैसे जमा करने, जिससे ही मैं अपनी लाइफ को और बढ़ा पाऊंगी। तो इसी वजह से ही मैंने तुमसे शादी करी थी, ताकि तुम्हारी सारी इनहेरिटेंस लेकर मैं अपनी लाइफ को बढ़ा सकूं। ये सुनकर फूजिन शॉक होता है और उसे कहने लगता है कि यानी तुम शुरू से यही चाहती थी कि मैं मर जाऊं। तो सूजी कहती है कि हाँ, मैं बस यही चाहती थी, तभी तो मुझे तुम्हारी सारी इनहेरिटेंस मिलेगी। फूजिन तो इस बात पर बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाता है कि मुझे लगा था कि तुम अब तक मेरे लिए सिंसियर थी, पर तुम तो चाहती थी कि मैं मर जाऊँ। सूजी कहती है कि तुम भी तो टास्क पूरा करने के लिए मेरे साथ ये सब कर रहे थे, तो हम दोनों तो सेम हुए ना। तो एक काम करते हैं, क्यों ना हम दोनों साथ में मिल जाते हैं और एक दूसरे की हेल्प करते हैं। तुम मुझे पैसे दो और बदले में मैं भी तुम्हारी लाइफ इंक्रीज करने में हेल्प करूँगी। इस पर फूजिन कुछ नहीं कह रहा होता है, तो वो कहती है कि मैं तुम्हें रिमाइंडर दे दूँ कि तुम्हारे पास 2 ही घंटे। फूजिन मान जाता है, तो फिर सूजी उसे बार बार हस्बैंड कहने लगती है और सिस्टम उसके सारे घंटे ऐड करने लगता है। पर 24 के बाद जितने और वो हस्बैंड बोलती है तो वो काउंट नहीं होता। तो पूछती है कैसा क्यों। तो फूजिन बताता है कि एक दिन में सिर्फ 24 ही चलते हैं, तो अब तुम्हें नेक्स्ट डे बोलना होगा। तो कहती है कि ठीक है, फिर अब नेक्स्ट डे फिर कंटिन्यू करेंगे, तो तुम याद से आज के वाले पैसे मुझे ट्रांसफ़र कर देना। और फिर सूजी तो अपना लेट जाती है और फिर फूजिन भी गुस्से में जा रहा होता है। सूजी सोचती है कि आखिर अब तो मैं इजीली रोज़ पैसे कमा लूँगी, तो फिर आखिर मैं इतनी सेट क्यों हो रही हूँ। तभी वार्ड के बाहर फूजिन के ग्रैंडपा और असिस्टेंट खड़े होते हैं। जैसे ही फूजिन बाहर निकलता है तो फिर दोनों कहने लगते हैं कि हम लोगों ने कुछ भी नहीं सुने। फूजिन अपने असिस्टेंट को साथ चलने बोलता है और ग्रैंडपा तो इस बारे में सोच रहे होते हैं कि मैंने सही सोचा था, ये दोनों तो सच में एक दूसरे के लिए बने। असिस्टेंट फूजिन को इस बारे में बता देता है कि उन सारे गुंडों को हायर करने वाली कोई और नहीं बल्कि सूजी की स्टेप सिस्टर लिन है, लेकिन उसके बारे में कुछ भी पता नहीं चल रहा है कि वो कहाँ चली गई है। फूजिन फिर चिल्लाता है कि आखिर तुम लोग क्या काम कर रहे हो। तो फिर असिस्टेंट फिर अपना वापस से काम पे चला जाता है और यह फूजिन सोच रहा होता है कि आखिर अचानक से सूजी को उसके सिस्टम की आवाज़ कैसे आ गई, ऐसे कैसे हो गया। और ये भी सोचता है कि बस वो लिन मेरे हाथ लग जाए, उसे तो मैं छोड़ने वाला नहीं हूँ। फिर हम देखते हैं कि लंच करने के टाइम पर ग्रैंडपा बीच में बैठे होते हैं और ये दोनों इतना दूर दूर बैठकर भी एक दूसरे को देख नहीं रहे होते। तो ग्रैंडपा कहते हैं कि आखिर ये चल क्या रहा है, एक तो इतने मुश्किलों से इतने बड़े एक्सीडेंट के बाद तुम लोग ठीक हुए हो और ऐसे बिहेव कर रहे हो, चुपचाप से साथ में बैठ के खाना खाओ। तो फिर सूजी मान जाती है और फूजिन के पास आके बैठ जाती है और फिर ग्रैंडपा समझाने लगते हैं कि ऐसे बिना बात करे क्या होगा, अगर तुम लोगों को एक दूसरे के बारे में कुछ जानना है तो फिर चाहे झगड़ा ही करके सही, लेकिन एक दूसरे से बात करो। सूजी फिर यहाँ बीमार होने का नाटक करती है और कहती है कि मैं जा रही हूँ अपने रूम में, और वो तुरंत ही चले जाती है। तो फिर ग्रैंडपा फूजिन से कहने लगते हैं कि तुम बैठे क्या हो, जाओ आखिर उसे मनाओ। लड़कियों को अच्छा लगता है कि जब उन्हें मनाया जाए। फूजिन कहता है कि मैं नहीं जाऊँगा, वो तो चाहती है कि मैं मर जाऊँ और आप चाहते हैं कि मैं जाऊँ उसका मुंह ठीक करने के लिए। तो फिर ग्रैंडपा कहते हैं कि सच में स्मार्ट लोग भी ना प्यार के टाइम पर आखिर इतने बड़े फूल ही क्यों बन जाते हैं। फिर ग्रैंडपा फूजिन को इस बारे में याद दिलाने लगते हैं कि याद करो जब तुम लोगों का एक्सीडेंट हुआ था तो कैसे उसने तुम्हारी जान बचाई थी। अगर वो चाहती कि तुम मर जाओ तो फिर थोड़ी ना तुम्हारी जान बचाती। उसे ये भी समझाते हैं कि शुरू में मान लो उसने सब कुछ मिशन को पूरा करने के लिए करी थी, लेकिन बाद में उसे सच में वो पसंद करने लगी, जैसा कि वो भी शुरू में बस मिशन के लिए सब कर रहा था, लेकिन बाद में उसे रियल में लाइक करने लग गया। तो फिर फूजिन को अपने ग्रैंडपा की बात समझ में आती है
ग्रैंडपा कहते हैं कि आप बैठे मत रहो, जाओ उसे मनाने के लिए। तो फिर फूजिन जल्दी से सूजी से इस बारे में बात करने आता है। वो तो बहुत ज़्यादा गुस्सा होती है और इससे बात नहीं करती और इससे एक्सप्लेन भी करने नहीं देती है। तो फिर दोनों के बीच में फिर से आर्ग्यूमेंट शुरू होने लग जाता है। सूजी तो कह देती है कि हम दोनों को बस एक दूसरे को मतलब के लिए यूज़ करना चाहिए। तुम्हें मुझसे अपनी लाइफ को बढ़ाने के लिए मेरी ज़रूरत है और मुझे तुमसे पैसे चाहिए, तो हम दोनों ही एक दूसरे की हेल्प करेंगे। वो उसे फिर से बहुत बार हस्बैंड बोलती है तो उसके घंटे बढ़ जाते हैं और इसके बदले में फिर फूजिन भी गुस्से में उसे पैसे दे देता है और कहता है कि तुम बहुत ही हार्टलेस हो। फिर यहाँ पर असिस्टेंट फूजिन के पास इन्फॉर्मेशन लेकर आता है और दोनों को इस बारे में बताता है कि असल में सूजी की मॉम की मौत कोई एक्सीडेंट नहीं थी, बल्कि जानबूझ के उनका खून किया गया था। और ये सब हाथ सूजी की स्टेप मॉम का था और स्टेप सिस्टर को भी इस बारे में पता है और वो भी उसकी मॉम की तरह उसकी लाइफ खराब करना चाहती है। यहाँ पर फिर फूजिन की हेल्प की मदद से स्टेप मॉम और डैड को तो जेल हो जाती है। और दूसरी ओर हम देखते हैं कि ये स्टेप सिस्टर यहाँ पर सूजी के कज़न ब्रदर के साथ मिलकर और प्लानिंग कर रही होती है। और फिर हम देखते हैं कि इसने सूजी को प्लानिंग करके यहाँ पर फिर से अपनी कैद में रख ली होती है और कहती है कि अब तो तुम पक्का मरोगी, मैंने टाइमर भी सेट कर दी हूँ। वो यहाँ से उसे छोड़कर चली जाती है, पर इतने में फूजिन यहाँ सूजी को बचाने के लिए आ जाता है। उसे मना करने लगती है कि तुम चले जाओ, मुझे अकेले मरने दे दो, वैसे भी तुम्हें कौन सा मिशन मिला है, तुम मेरी जान बचाओगे। तो फिर वो उसे बताता है कि मैं मिशन के लिए तुम्हारी जान नहीं बचाता था, बल्कि मैं तुमसे प्यार करता हूँ और मैं कहीं नहीं जाने वाला हूँ, मैं यहीं पर ही मर जाऊँगा, चलेगा, वैसे भी मैं तुम्हारे बिना जी नहीं सकता। तो सूजी कहती है प्लीज़ ऐसा मत करो। वो उसकी लाइफ बढ़ाने के लिए उसे बहुत बार हस्बैंड बोल देती है, जिससे उसके नंबर्स और बढ़ जाते हैं। पर यहाँ पर फूजिन फिर सिस्टम से बात करता है और कहता है कि क्या मैं अपनी लाइफ सूजी को दे सकता हूँ, मुझे नहीं जीना है, लेकिन मैं चाहता हूँ कि ये कम से कम सेफ रहे। तो सिस्टम इस बारे में हाँ बोलता है और इस तरीके से सूजी की हथकड़ी भी खुल जाती है और उसकी जान बच जाती है। पर यहाँ पर फिर फूजिन मरने लग जाता है। ये देखकर सूजी उसके लिए रो रही होती है और फिर वो भी बेहोश हो जाती है। इसके बाद जब सूजी को होश आता है तो यहाँ पे फिर ग्रैंडपा एक बॉक्स को लेकर आते हैं। तो सूजी को लगता है कि इसमें फूजिन के एशेस है। वो और भी रोने लग जाती है और फूजिन को याद करके उसे बताने लगती है कि वो उसे कितना ज़्यादा प्यार करती है और वो बस उसे कह ही नहीं पाई थी। तभी इतने में फूजिन यहाँ सूजी से मिलने आ जाता है और ग्रैंडपा बहुत ही खुश होते हैं और इन दोनों को बातें करने के लिए छोड़कर बाहर चले जाते हैं। सूजी तो पहले तो यकीन नहीं कर पाती है कि फूजिन सच में यहाँ पर आया है, उसे कुछ भी नहीं हुआ है। और फिर वो बहुत ही खुश होती है और उसे चिल्लाती भी है कि तुमने आखिर फिर मुझे डराया क्यों। फाइनली दोनों के बीच में सब कुछ सॉल्व हो जाता है और फूजिन तो यहाँ सूजी को वेडिंग रिंग दिखाते हुए उसे प्रपोज भी करता है। दोनों फिर एक फाइनल अच्छे कपल बन जाते हैं। तो यहाँ पर फिर दोनों के सिस्टम इन दोनों को इस बारे में बताने लगते हैं कि असल में अब दोनों के टास्क कंप्लीट हो गए और असल में ये टास्क तो उन दोनों का खुद का था। उन दोनों को टास्क मिले थे कि अगर उन्हें साथ होना है तो फिर उन्हें एक लवर्स की जोड़ी को कंप्लीट करवाना होगा, वो भी इस तरीके से सच्चा प्यार कि वो दोनों एक दूसरे के लिए अपनी जान देने को भी रेडी हो जाए। तो इस तरीके से अब दोनों ने टास्क कंप्लीट कर लिए, तो फिर वो दोनों भी अब हमेशा साथ रहेंगे, ऐसा बोलकर वो लोग चले जाते हैं। तो सूजी कहती है कि अच्छा, तो उन लोगों ने हमें बस टूल की तरह यूज़ किए। पर फूजिन तो खुश होकर उन्हें थैंक्स भी बोल रहा होता है कि कम से कम उनकी वजह से हम मिल पाए। और फिर दोनों बहुत ज़्यादा हैप्पी होते हैं और ऐसे ही इस ड्रामा की हैप्पी एंडिंग यहाँ पर हो जाती है।